अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, मौसम फैसलाबाद का दिन ब दिन सर्द होता चला जा रहा है। सुहाने मौसम के जहां बहुत सारे फायदे होते हैं वहां नुकसान आती है, क्योंकि टेम्परेचर दर्जा रात कम होता चला जा रहा है और इसकी वजह से कोरोना जो है वो दोबारा सर उठाना शुरू हो गया है और कुछ केसेस हैं जो कि सामने आ रहे हैं और दिन ब दिन उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आम आवाम भी परेशान है। स्कूलों की बात की जाए, यहाँ फैसलाबाद शहर की बात की जाए तो यहाँ पे जो स्पेशल चिल्ड्रन का स्कूल है उसके अंदर से भी बहुत सारे केसेस जो हैं वो सामने आए। 3 बच्चों के अंदर तशखीस हो चुकी है कोरोना वायरस की, एक टीचर के अंदर हो चुकी है। तो ये एक लम्हा फिक्री है। वालिदैन इस वक्त डर रहे हैं बच्चों को स्कूल भेजते हुए, कॉलेज भेजते हुए, यूनिवर्सिटीज भेजते हुए, और इसके साथ साथ अब ये भी खौफ पाया जा रहा है कि बाजारों से भी कोरोना वायरस के फैलने का खदशा है और इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्शन लिया गया है और ये कहा गया है कि रात 10 बजे तमाम बाजार जो हैं उनको बंद कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ जितने शादी हॉल्स हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा। जितनी तफरीही मुकामात हैं उनको शाम 6 बजे बंद कर दिया जाएगा। और यूं महसूस हो रहा है कि लोगों के अंदर अब खौफ आना शुरू हो गया है कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन होने का। उनका कहना है कि ये शायद पहली झलक है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे जाके पिक्चर क्या शो करेगी गवर्नमेंट, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारे साथ रमजान मिर्जा मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर ये क्या फैसला किया गया है और किन किन इदारों पे किया गया है, टाइमिंग्स क्या होंगी, इस हवाले से जानते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान, बताइएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है कोरोना की वजह से, जो लॉकडाउन तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन वक्त की पाबंदी जो करने जा रहे हैं उस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल हन्नान, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से ये अहम फैसला किया गया है कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र जो एसओपीज कोरोना के हवाले से पहले ही मुतय्यन किए गए थे उनके ऊपर एक बार फिर अमल दरामद किया जाए। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में जो है जितनी भी ऐसी मार्केट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, उनको जो है वो 10 बजे बंद कर दिया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि फैसलाबाद के जितने भी तजारती मराकज़ हैं, खा वो छोटी मोटी दुकानें हैं, वहां पर 10 बजे जो है वहां पर कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी शॉपिंग मॉल्स के अलावा जो शादी हॉल्स हैं और मुख्तलिफ तकरीबात हैं उनको भी 10 बजे से पहले ही जो है वो मुकम्मल करना पड़ेगा और उन्हें इख्तिताम पजीर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मैरिज फंक्शन एक्ट के तहत देखें तो उसमें भी ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि तमाम तर जो शादियां हैं और इस तरह की तकरीबात हैं उनको जो है वो 10 बजे तक मुकम्मल करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो तफरीही मुकामात हैं उनको अब 6 बजे बंद करना पड़ेगा। ताहम पीएचए को इस हवाले से जो है वो किसी किस्म का ताहाल कोई नोटिफिकेशन जो है वो मौसूल नहीं हुआ जिसमें पार्क्स को 6 बजे बंद करने से फैसला किया जा गया हो। ताहम इंतजामिया को भी अभी तक मरासले जो हैं वो मौसूल नहीं हुए और आने वाले दिनों में इस हवाले से जो ही हुकूमत की जानिब से मरासले मिल जाएंगे इसके बाद जो है वो हतमी फैसला कर लिया जाएगा। जी रमजान, बिल्कुल आपने ठीक कहा, फैसला तो हतमी कर लिया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ ये बताइएगा कि पहले भी इस तरह से टाइमिंग की पाबंदी के हवाले से जब फैसला आया था ताजरों की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया था और यह कहा गया था कि मुल्क की मैशियत बदतरीन दिन ब दिन होती चली जा रही है और कारोबार ठप होते चले जा रहे हैं। अगर यही सूरत हाल दोबारा रही तो ताजर भी सर उठाते हुए नजर आएंगे। और यह जो फैसला आया है गवर्नमेंट की तरफ से, इसके ऊपर ताजरों का क्या कहना है, आगाह कीजिएगा। जी हन्नान, जो फैसलाबाद के ताजर हैं उनमें इस हवाले से काफी जो है वो तशवीश पाई जाती है, क्योंकि देखा अगर जाए तो जो ही आप मार्केट का टाइम कम करेंगे, मार्केट्स को वक्त से पहले बंद करेंगे, 10 बजे बंद करेंगे, तो थोड़े वक्त में ज्यादा शहरी, ज्यादा खरीदार जो हैं वो मुख्तलिफ मार्केट्स में पहुंचेंगे। वो कोहिनूर सिटी हो, वो डी ग्राउंड हो, वो घंटाघर आर्ट बाजार हो या इसी तरह के दीगर कारोबारी मराकज, वहां पर अगर जब वक्त कम कर दिया जाएगा तो रश बढ़ेगा। तो इस हवाले से जो ताजर बरादरी है उसमें तशवीश पाई जा रही है और अगर पार्क्स बंद कर दिए जाएंगे तो शहरियों के लिए जो है वो तफरी गाहें भी बंद कर दी हो जाएंगी। इससे जो है वो एक बार फिर गुमगु की कैफियत जो है वो पैदा होगी। तो हम जो स्कूल और कॉलेजेस हैं या इस तरह के तालीमी इदारे हैं या शादी हॉल्स को मुकम्मल बंद करने का फैसला जो है वो ताहाल नहीं नजर आ रहा। लेकिन अगर कोरोना पेशेंट्स बढ़ते हैं तो सूरत हाल जो है वो इस तरफ जा सकती है। जी हन्नान जी, बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा। आप कोरोना वायरस के हवाले से जो एसओपीज जारी किए जाएंगे उस हवाले से बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताता चलूं कि पब्लिक मुकामात पे अब एसओपीज के तहत मास्क लगाना जो है वो जरूरी करार दिया गया है और जहां पे भी आप जाएं मास्क का इस्तेमाल करें। ये एसओपी
ना भी हो, ये आपकी सेहत के लिए, आपके घर वालों की सेहत के लिए और पब्लिक की सेहत के लिए बहुत इंतहाई अहम जो है वो चीज है। और इसके साथ साथ यूं ही दर्जा हरारत कम होता चला जाएगा, टेम्परेचर जो है वो कम होने की वजह से कोल्ड फ्लू और इसके साथ साथ दीगर वायरसेस जो हैं वो अटैक करेंगे, तो उनसे बचना है आपको। आम फ्लू से भी बचना है, क्योंकि अगर आम फ्लू आपको है और ऊपर से कोरोना वायरस का अटैक हो जाता है तो वो आपकी सूरत हाल को मजीद वर्स कर सकता है। और कोरोना वायरस इटसेल्फ तो डेंजरस है, लिथल है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों को भी ट्रिगर कर देता है। जैसे शुगर का पेशेंट है, उसमें बहुत सारी जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है उसके ब्लड प्रेशर को एलिवेट कर सकता है, डायरिया कर सकता है, हेडेक कर सकता है, टेस्टलेस आपको बना सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि अभी इस वायरस को, इसकी डायवर्सिटी को, जेनेटिक्स को मुकम्मल तौर पर रीड आउट नहीं किया गया, उसके खिलाफ कोई स्ट्रेटेजी तैयार नहीं की जा रही, कोई वैक्सीन तैयार नहीं की जा रही। इसलिए अगर बचना है तो वो आपने खुद बचना है, अपनी हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने वालिदैन की हिफाजत करें। ये तमाम तर हिफाजत उसी सूरत में मुमकिन है जब आप अपनी हिफाजत करेंगे, क्योंकि आपको अगर खुद को वायरस लग जाता है तो अल्टीमेटली जाके अपने घर में सबको मिलना है। तो अपने आप को बचा के रखिए, जब बाहर निकलें मुकम्मल एसओपीज को फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल करें, लोगों से अब हैंडशेक, एक बार मैंने देखा था कि अब दोबारा सिस्टम ये शुरू हो रहा है कि हैंडशेक करना लोग शुरू हो गए थे, तो उससे अब दोबारा परहेज करें, कोई 2-4 महीने निकाल लें, सूरत हाल जो है मजीद बेहतर होगी। आज इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए कि आखिर कोरोना वायरस की सेकंड लेयर आने से कौन से मसाइल हैं जो जन्म लेंगे और इसके साथ साथ लोगों की साइकोलॉजी पे इसका क्या असर पड़ेगा और लोग दोबारा स्ट्रेस में आएंगे, क्योंकि अगर स्ट्रेस में आते हैं तो अल्टीमेटली आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है और डाउन होने की वजह से कोरोना वायरस को बॉडी के अंदर फैलने का मौका मिल जाता है। इस मौजू पे आज हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दे रखी है। हमारे साथ शजीन मौजूद हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम करते हैं आपको शजीन शो में। और उनके साथ साथ सिकंदर जुल्करनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे तारीखदान हैं और इसके साथ साथ टीचर भी हैं। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस इनका होता है कि बच्चों को किस तरह से डील करना है, क्योंकि स्कूल के अंदर कोरोना वायरस का पेशेंट निकलने के बाद अब बच्चे जो हैं वो भी खौफजदा हैं और उनके साथ साथ उससे ज्यादा खौफजदा तो उनके पेरेंट्स हैं कि आखिर बच्चों को भेजें स्कूल तो किस तरह से भेजें। तो पहले मैं चाहूंगा सिकंदर जुल्करनैन की तरफ चलूं और उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करूं। सिकंदर साहब, आप क्या कहेंगे? बहुत सारे वालिदैन में अब जो है वो तशवीश पाई जा रही है, डर पाया जा रहा है, खौफ पाया जा रहा है और उनका कहना है कि अगर अब हम बच्चे भेजते हैं पढ़ाई तो नो डाउट बहुत जरूरी है, उनका रोशन मुस्तकबिल कर सकता है, लेकिन रोशन मुस्तकबिल उसी सूरत में हो सकता है जब जिंदगी मौजूद हो और यहां पे जिंदगी दांव पे लगी है। क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पूरी कायनात को, पूरी इंसानियत को, जो इंसानियत की सबसे बड़ी ईद है, कल 12 रबीउल अव्वल है, उस हवाले से मैं एडवांस पूरी उम्मत मुसलमान को बल्कि इंसानियत को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और सिटी 41 के प्लेटफॉर्म से वो जो बदबख्त हैं, जो इंतहाई बदकिस्मत लोग हैं, जो नबी की शान में गुस्ताखी तो उन्होंने क्या करनी है, लेकिन जो एफर्ट इस तरह की अटेम्प्ट करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। और वक्त गुजरने दे जनाब थोड़ा सा जी इनकी सूरत हाल देखिएगा हाँ, कैसे होगी। तो क्योंकि ये जब कुदरत का मामला आ जाता है जी तो कुदरत साइकिल ऐसा बनाती है जिसकी चेन में फंस के ये कचर मचर हो जाएंगे। तो ये वक्त की गेम है, थोड़ा वक्त दें इनको इनके किए की सजा भरपूर तरीके से मिलेगी। तो मैं यही बात करना चाहता हूँ कि हम अपने मामलात में ना डिवाइन इंटरफेरेंस को ना इनवाइट करें कि कहीं अल्लाह की जो लाठी है ना वो हरकत में ना आ जाए। तो अल्लाह पाक इन बदबख्तों को हिदायत दे। नबी की शान में हम क्या गुस्ताखी कर सकते, जिसकी शान अल्लाह ने इतनी बुलंद की हुई है। तो अल्लाह पाक इनको समझ अता करे कि वो नबी जो कायनात का दूल्हा है और हमारे ईमान का हिस्सा है और सबसे बढ़ के इंसानियत की बख्शिश का सहारा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा सिकंदर साहब, ये भी बताइएगा, अब स्कूलों का सिस्टम जो है वो शटडाउन होने की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। ऐलानात तो नहीं अभी किए गए लेकिन दिखाई दे रहा है, यूं महसूस हो रहा है, क्योंकि केसेस अगर अनकंट्रोल्ड बढ़ने शुरू हो गए तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को फैसला करना पड़ेगा। बच्चों में भी इस हवाले से काफी स्ट्रेस पाया जाता है। क्या जो हनान आपकी एप्रीहेंशन है ना वो बिल्कुल सही है। जो पहली आपने बात की थी वो ये है कि जब तक गवर्नमेंट हमें कोई वाज़ेह कॉशन नहीं दे देती कि हमने शट डाउन करना है, उससे पहले हमारे जो स्कूल्स हैं, स्पेशली जो जूनियर स्कूल्स हैं, वहाँ हम इंश्योर इस तरह से कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। हमारे जो हेड्स हैं, हमारे जो असातिज़ा हैं,
कि वो जो SOPs हमें दिए गए हैं ना, वो जीरो टॉलरेंस के साथ हम उनके ऊपर अमल करें। तो हम यानी उस्ताद जो है उसकी बात पेरेंट्स भी मानते हैं, समझते हैं और ओबे भी करते हैं। तो अगर हम जब तक ये स्कूल बंद नहीं होते, अल्लाह करे ना बंद हों, जिस तरह पहले अल्लाह पाक ने बड़ी ख़ास इनायत की है हमारे प्यारे मुल्क के ऊपर, तो ऐसे ही आगे भी हमारा मामला ये आजमाइश में अल्लाह पाक हमें ना डाले। तो हम अगर उन्हें गारंटी करते हैं ना, पेरेंट्स को टीचर करता है कि हमारा स्कूल, हमारा कैंपस, हमारा क्लासरूम जो है ना वो बच्चों के लिए सेफ है, तो पेरेंट्स यकीनन भेजेंगे। और आप वाली बात वो बिल्कुल ठीक है कि एक वेव जो है ना खौफ की, फियर की, वो पेरेंट्स के अंदर ट्रैवल कर रही है। तो उसका हल यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करें, उनसे राब्ते में रहें और उनको यकीन दिलाएं। और हमारे स्कूल में, मैं स्कूल एजुकेशन की नुमाइंदगी कर रहा हूं, तो बाकी इदारों में भी, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का हमसे ज़रा डिफरेंस ये है कि वो स्टूडेंट खासी हद तक मैच्योर होता है। हमारे यहाँ बिल्कुल मासूम बच्चे हैं, उनको सम टाइम पता भी नहीं लगता। हम बार बार ये कहते हैं कि आपने क्लास के अंदर चीज़ें शेयर नहीं करनी, लेकिन वो देखें सालों की, सदियों की ये रिवायत है कि आप वो स्टेशनरी ले लेते हैं, वो पेज ले लेते हैं। तो हम उस पर सख्ती से, मतलब जीरो टॉलरेंस से हम कर रहे हैं। तो इसका फिलहाल तो यही हल है कि हम असातिज़ा पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लें और मैक्सिमम, हम जिसे हम जीरो टॉलरेंस कहते हैं, उसका मतलब ये है कि जितने SOPs हैं, जो एहतियाती मेजर्स हैं, इक़दामात हैं ना, वो हमने हर हाल में लेने हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस है। सुबह एंट्री के वक्त से शुरू हो जाता है, सारा स्टाफ को आधा घंटा पहले होता है, डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो मास्क के बगैर आ रहा है, उसको घर भेज देते हैं। वो रजिस्टर अलहदा, ज़रा सा भी टेम्परेचर होता है तो हम उसे नोट कर लेते हैं। उधर एक रूम, एमरजेंसी रूम बनाया हुआ है, जो थोड़ा सा भी उसे को खांसी हो रही है, घर राब्ता करके उसे फ़ौरन वापस भिजवा दिया जाता है। अब ये जो रैंडम सैम्पलिंग हो रही है कोरोना की, वो भी बड़ा अच्छा स्टेप है और उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये स्कूलों में डेली ये आ रहा है कि पूरे हमारे डिवीजन में परसों तरसों जंग की खबर थी, फैसलाबाद की भी खबर थी। तो वो रैंडम जो है ना, वो मैक्सिमम टेस्ट होने चाहिए ताकि तसल्ली हो जाए कि फॉर एग्जांपल मेरे स्कूल में 600 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर स्टाफ का भी हो जाता है, स्टूडेंट्स का भी हो जाता है, तो हमें खासी हद तक एक वो तसल्ली हो जाएगी कि हमारे यहाँ अल्लाह की रहमत है, ये ऐसा वो स्प्रेड है नहीं कोरोना का। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि टेस्टिंग फैसिलिटी ज्यादा ना होने की वजह से ये रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं और स्कूल भी रैंडमली सिलेक्ट किए जा रहे हैं, उसके बाद टेस्टिंग के लिए बच्चे भी रैंडमली सिलेक्ट किए जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली अब ये एक वबा तो है, इससे निपटना है और इंशाल्लाह हम निपटेंगे भी। तो हमारे साथ शजीन भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। आप क्या कहेंगे कि कोरोना वायरस की सेकंड लेयर आने से लोगों के जहन पे जो असरात पड़े, उससे इम्यून सिस्टम भी वीक हो सकता है, क्या कहेंगे इस सवाल? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक टेरर तो पहले ही फैला हुआ है। अगर हल्का सा किसी को भी फ्लू होगा तो हम कहेंगे कि भाई कोरोना आ गया है, क्योंकि वो एक दिमाग में चीज बैठ चुकी है। सेकेंडली स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज, यहाँ तक कि एडल्ट्स में भी ये चीज़ है, सिर्फ बच्चों में नहीं, साथ पेरेंट्स में भी वो एक डेथ एंग्जाइटी उनमें आएगी कि जैसे मौत का खौफ के बाहर जाएंगे, जर्म्स लग जाएंगे, वो बार बार सैनिटाइज करेंगे अपने आप को। एक उनमें ऑब्सेशन आ जाएगी कि अगर किसी के पास से भी गुजरे, किसी चीज़ को भी हाथ लगाया तो वो फौरन अपने हाथों को साफ करें। उनमें एक ऑब्सेशन आ रही है, साथ में स्ट्रेस आ रहा है। इम्यून सिस्टम स्ट्रेस जो है वो आपको आता है, फौरन वो आपका जो है इम्यून सिस्टम ही बर्बाद करता है। डायरेक्टली वो जाके आपके इम्यून सिस्टम पे ही अटैक करता है। जाहिर है इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। और ये तो रिसर्च से भी प्रूवन है कि कोरोना से फाइट करने के लिए आपका इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जितने रिकवर केसेस हैं उनमें भी आया है कि इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग था। और जो इंसान जो है वो स्ट्रेस लेगा, बैठा सोचता रहेगा, वो ओवर थिंकिंग की तरफ चला जाएगा। स्ट्रेस से ओवर थिंकिंग के अब पता नहीं मैं ठीक हो सकूंगा या नहीं, या पता नहीं क्या हो जाएगा, कहीं मेरे घर वालों को ना हो जाए मुझसे। और कहीं एक ये भी टेरर फैला था कि डॉक्टर्स शायद कोई इंजेक्शन लगा देते हैं, या वो हो सकता है कि वो किसी को बताए ही ना। और मतलब ये खौफ और डर जो है, इसे दूर किस तरह से करना चाहिए, अपने दिमाग से किस तरह से लड़ना चाहिए? देखिए,
ये जो नेगेटिव थॉट्स आती हैं, खौफ आता है, ये तो एक नेचुरल है, ये हम सबको आते ही आते हैं। हम उसको रिस्पॉन्स किस तरह से करते हैं ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत है, जैसे आजकल इतनी रिसर्चेज हो चुकी है, जो रिकवर्ड केसेस हैं उसकी तरफ उनको बताया जाए, एजुकेट के कोरोना ठीक है, एक वबा है, आई है, फ्लू हो रहा है, इससे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये ठीक भी हो रहा है। जरूरी नहीं है कि सबकी डेथ ही हो। मतलब आपको पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए, वर्स्ट नहीं दिखाना। पॉजिटिविटी दिखाएंगे तो वो उनमें हौसला आएगा, और हौसला ही जो है वो इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद फराहम करता है। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ सिकंदर साहब मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। सिकंदर साहब, जहां बच्चे खौफजदा हैं, टीचर भी तो खौफजदा है ना। जब क्लास के अंदर एंटर हो रहे होते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता कि हो सकता है यहां पे कोई कोरोना वायरस का पेशेंट हो, और उससे जहां बच्चों को फैल सकता है वहां टीचर को भी फैल सकता है, और टीचर ने फिर अपने घर भी जाना होता है, वहां पे भी उसकी फैमिली मौजूद होती है। क्या कहेंगे आप बतौर टीचर, किस खौफ के साथ क्लास या स्कूल के अंदर एंटर होते हैं? जी अनान, बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है आपका। मैं चूँकि वहाँ पे सीनियर हेडमास्टर हूँ, तो मेरे साथ जितना मेरा स्टाफ है उनका सारा फीडबैक मुझे आता रहता है। अब फियर तो नो डाउट है, लेकिन हमने करना क्या था, जो प्रिकॉशनरी मेजर है ना, उन पे फोकस करना है। ज्यादा डरने की बजाय हमने कोशिश करनी है, जो परहेज हमें बताया गया, जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बता रही है। तो अगर हम जस्ट बिफोर एंटरिंग द स्कूल गेट पे जो SOPs है कि वो हमारा टेम्परेचर चेक होता है, फिर हम सैनिटाइज करते हैं अपने आप को प्रॉपरली, वो सारे के सारे मेजर लेते जाते हैं, तो हमें काफ़ी हद तक, चूँकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमें यही बता रहे हैं कि आपने इलाज तो इसका है नहीं, आपने परहेज करना है। जो रिकमेंडेड मेजर्स हैं उनके, अगर वो हम लेते जाएं तो हमारा खौफ काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसलिए कि हमारे पास अभी हम बात करते हैं कि दुश्मन तो छुपा हुआ है, लेकिन मैं तो थैंक्स करना चाहता हूँ उन माहिरीन का जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके हमें बता दिया है कि इसका जो सोल्यूशन है या इसकी केयर जो है वो ये है। तो असातिज़ा कराम से मेरी बात होती रहती है, जो हमारे देखने वाले हैं, टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ठीक है, डर तो एक नेचुरल चीज़ होती है ना, वो आती है, लेकिन आपको जितना फियर आता है ना, आप उतना ज़्यादा स्ट्रेस जोर दें एहतियात की तरफ। तो ये हमारा वे फॉरवर्ड है, वे आउट है, हमारा हल इस चीज़ में है। मैंने देखा कि नेग्लिजेंसी हो रही है कहीं ना, खुसूसन जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन है ना स्टूडेंट्स की, वहाँ गड़बड़ हो रही है। स्कूल से बाहर, घर से स्कूल का जो है ना वो डिस्टेंस है, वहाँ हमारे सामने मोटर बाइक पे वो बच्चे 4-4 भी बैठ के जा रहे हैं। हम कोशिश तो कर रहे हैं, तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। क्योंकि देखें, आप जो अपने इंट्रो में आपने जो बात कही थी ना, अगर उसी टेम्पो से, उतनी केयर से हम इसको बीच में हमने छोड़ दिया इसको कि शायद ख़त्म हो गया है, वो जो हमारी केयरलेसनेस हुई है ना, उससे ये गड़बड़ हुई है। ये हमें बार बार मैसेज आता रहा है कि कोरोना कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, हमने समझा कि ख़त्म हो गया है। वो बद परहेजी हमारी जो है ना, मेरा ख्याल है वो जो है, अगर वही टेम्पो, वही केयर का जो सिलसिला था हम बरकरार रखते, तो मेरा ख्याल है कि ये केसेस, अभी तो हमने देखा कि कहीं वो हम कहते रहते हैं, कई ऐसे दोस्त भी हैं वो कहते हैं छोड़े जी ये क्या कोरोना है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो जाए, डिनाइल का सूरत हाल हो जाए, तो फिर आप केयर क्या करेंगे? तो केयर ही हमारा जो बचाव है। आप सारा का सारा जोर दें। और ये मैं वक्फे में मैम से भी बात कर रहा था कि एक फ़ज़ा ऐसी है, अनसर्टन फ़ज़ा है। मैं भी जब क्लास लेने जाता हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा फियर होता है कि पता नहीं यहाँ कोरोना है नहीं है। तो ये जो पढ़ाई, ये टीचर लर्निंग प्रोसेस है, वो तो आपको पता है कि वो मेंटल पीस के साथ आगे बढ़ता है। तो ये खौफ की जो फ़ज़ा है, उसमें हम पढ़ाई के हवाले से कैसे उस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं, ये मैं मैम से भी बात कर रहा था। तो मैम हमें ज़्यादा साइकोलॉजिकली गाइड कर सकेंगी कि उस फ़ज़ा में जो हमारा इंटरेक्शन क्लास के अंदर है, जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या क्लास या पीरियड पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो किस तरह कोप करें हम कि हमारा बचाव भी हो, केयर भी हो कोरोना की, और हमारा जो सिलेबस है, जो पढ़ाना है, जो हमारा कंटेंट है, वो भी आगे बढ़ सके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। शजीन से इस हवाले से पूछते हैं। शजीन, क्या कहेंगी, स्कूल के अंदर SOPs
फॉलो करने के साथ साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर अगर देखा जाए तो अपने आप को काबू में किस तरह से रखना है? एक ध्यान डाइवर्ट हो जाता है ना, सपोज अगर टीचर पढ़ा रहा है तो वो पढ़ा तो रहा होगा, लेक्चर तो दे रहा होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसके दिमाग में वो बात भी चल रही होगी, यार यहाँ से कोई बीमारी ना लग जाए, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली फिर परफॉर्मेंस में उनकी भी कमी आती है और बच्चे जो लर्न कर रहे होते हैं उनकी भी परफॉर्मेंस में कमी आती है। क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें दो तीन चीजें आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है तो कोई भी चीज आ जाती है गूगल करना शुरू हो जाते हैं, हम लोग उसकी फोकस करने लग जाते हैं सिम्टम्स पे, कौन कौन सी चीजें हैं। अक्सर ऐसे होता है हम लोग कुछ कर रहे हो, जैसे हम कोई बीमारी है उसके बारे में सर्च कर रहे हैं तो हमें लगने लग जाता है शायद ये सारी सिम्टम्स हमारे अंदर है, ऐसे हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि उनके लिए बेटर है कि अगर वो सिम्टम्स भी देखते हैं, अच्छी बात है, चीज़ों को सर्च करना चाहिए, नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, लेकिन उसके मेजरमेंट्स की तरफ जाना चाहिए। ये नहीं कि सिम्टम्स पढ़ ली है, अच्छा ये सिम्टम्स है और वो लेके बैठ जाना है, नो। उनके देखिए कि मेजरमेंट्स क्या है, जैसे सर ने बोला परहेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम किसी सी जगह तैयारी के साथ जाते हैं, हमें पता है हम पूरी प्रिपेयर्ड हैं, हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं होता। ऐसी अगर पूरी तैयारी के साथ जाएं, अपना मास्क पहने, जीरो टॉलरेंस है इन सब चीज़ों पे, SOPs को फॉलो करें, तो वो खुद ही एक माइंड में उनका पीस होगा कि भाई मैं तैयारी से बैठा हुआ है, मुझे नहीं कोरोना कर सकता क्योंकि मैंने मास्क भी पहना हुआ है, मैंने सैनिटाइज भी किया है, ग्लव्स भी पहने हैं, तो मैं इन चीज़ों से बच सकता हूँ। एक जो चीज़ बार बार माइंड में आ रही है वो जाहिर है ऑब्सेशन तो होगी, क्योंकि स्ट्रेस है ना, एक खौफ है ना, तो उसको रिस्पॉन्ड करने का एक वे है। वो अगर आप पीसफुल वे से करें, सपोज मुझे आ रहा है कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, तो आप उसे काउंटर अटैक करें, क्यों होगा कोरोना जब मैंने फ्री मेजरमेंट्स की हुई हैं ऑलरेडी, मैं प्रिपेयर्ड हूँ, और अगर हो भी जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, उसे वर्स्ट की तरफ जाने की बजाय लेस वर्स्ट की तरफ आए। बिल्कुल, ये बात आपने बड़ी अच्छी की कि अगर हो भी जाएगा तो क्या होगा, मतलब आपकी बॉडी को फाइट करने दें उसे। ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो लाइलाज है, आपकी बॉडी इसका इलाज खुद से करती है। जब आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो उसका असर भी आपकी बॉडी पे नजर आएगा, लेकिन जब नेगेटिविटी की तरफ बंदा जाता है उससे नुकसान होता है, उससे डिप्रेशन भी होती है, आपका इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, अल्टीमेटली बॉडी भी रिस्पॉन्ड वही करती है जो आप सोचते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरा एक क्लाइंट था, मुझसे उसने बात की, कहता जब ये कोरोना आया मैं यही सोचता था मुझे कोरोना हो जाना है, मैं यही करता रहा, मुझे कोरोना हो गया है, जब हो गया है तो फिर मैं सोचता रहा मैंने फाइट कर लेनी है, मेरा तो इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, मैं तो अच्छा खाना खाता हूँ, बिजनेस पर्सन था और मैं अच्छी जगह पे रहता हूँ, मैं महंगे से महंगा ये कर सकता, ट्रीटमेंट करवा सकता अपना, और मैंने 1 मंथ में रिकवर भी कर लिया। तो मतलब ये अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो सिकंदर साहब से ये पूछते हैं, सिकंदर साहब, अपने आप को बेवकूफ बनाना भी एक आर्ट है, क्योंकि टेंशन्स बहुत ज्यादा होती हैं आजकल के मुआशरे में, और टेंशन्स के बावजूद बंदा समझे कि यार ये कोई बड़ी टेंशन नहीं, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज में शुमार होता है, इसका क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये तो हमारे पास एक्सपर्ट बैठी हुई है साइकोलॉजिस्ट, ये हमें बेहतर गाइड करेंगी, लेकिन तारीख के हवाले से मैं ये बात कर सकता हूँ कि जो पॉजिटिव सोच है ना, ये पे करती है बंदे को बहुत ज़्यादा। कि जिस तरह मैं बात कर रही थी कि उसने नीयत ये की हुई थी कि मैंने हर हाल में विन करना है। अब ये देखिए, ये बड़ी बात है कि आप किसी स्टेज पे भी सारा वर्कआउट करके आप कह रहे हैं कि मैंने विन करना है, मैंने इससे हार नहीं माननी, तो ये इरादा जो है ना, ये तो आपको पता है कि ये तो पहाड़ों में मतलब सुराख कर देता है, नहरें निकाली जा सकती हैं। तो ये जज्बा हमें हमेशा साथ रखना चाहिए, और नेगेटिविटी और जो मनफी सोच है ना, उसको अपने ऊपर गालिब नहीं आने देना चाहिए। अभी जो बात कर रही थी मेरे सवाल के जवाब में, उन्होंने बड़ा अच्छा, ये सादा लफ्ज़ों में अगर मैं बतौर टीचर समझाऊं कि हमारे वसेब में देहाती वसेब ज़्यादा है, अभी 65% हमारी आबादी देहातों में है, तो देहातों में रात खेतों में पानी लगाना, ऐसे करना। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम खाली हाथ जाते हैं रात के अंधेरे में तो हमारी कैफियत और होती है। अगर हमारे पास प्रॉपर हथियार होता है, डांग सोटा होता है या लाइसेंस वाली गन होती है ना, हमारी फीलिंग और होती है, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। जी, मैम ने बड़ी रेलिवेंट बात की है कि अगर क्लास के अंदर आप जा रहे हैं, आपको खौफ है कि मैं मतलब परसों क्लास पढ़ा रहा था, तो मार्कर से लिखने के लिए जब वो स्टूडेंट ने मुझे मार्कर पकड़ाया तो मुझे फौरन आया कि ये भी तो टच हो गया है ना, कोई मसला ना हो जाए। हाँ, तो अगर हम मुसल्ला हैं उस दुश्मन के खिलाफ, तो हमारा जो रिएक्शन है, हमारा जो वे ऑफ वर्किंग है ना, वो बेहतर होगा।
तो मुसल्ला से मुराद मेरी SOPs को अडॉप्ट करना है। यहाँ पे मुसल्ला हुआ जाता है मास्क है, हैंड सैनिटाइजर से, ग्लव्स से। अगर आप उससे मुज़य्यन रहते हैं तो मेरा ख्याल है मामलात मजीद बेहतर हो सकते हैं, बहुत बेहतर हो। और इसके साथ साथ एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, स्कूल के अंदर मास्क जरूरी है बच्चे के लिए? जी बिल्कुल हनान, ये बड़ा अच्छा है और मैं पेरेंट्स का खुसूसन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप कह लें कि ये मास्क बच्चे लाते हैं, पेरेंट्स लेके देते हैं उनको, या स्कूल इंतजाम? हमारी पंजाब की जो स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये हिदायत थी कि पेरेंट्स देंगे मास्क। जो बहुत सारे गरीब बच्चे भी होते हैं। मैं उधर ही आ रहा हूँ। तो हमने ये किया है कि हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं, अगर किसी बच्चे के पास नहीं होता तो हमने स्कूल में वो गेट पे रखे हुए, तो वो हम दे देते हैं। तो ये तो मुझे फंड्स आपको कौन प्रोवाइड करता है? फंड्स हमारे पास जो स्कूल के ऑलरेडी होते हैं, NSP वगैरह होता है, तो उस पर परमिशन है कि आप हैंड सैनिटाइजर लें, मास्क लें। कोई बच्चा विदाउट मास्क नहीं है स्कूल में, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि 7.5 लाख से भी ज्यादा बच्चे हैं जो कि फैसलाबाद के अंदर स्कूलों में पढ़े हैं, और अगर एक 20 रुपए का भी मास्क है, 7.5 लाख के करीब मास्क आ रहे हैं या 8 लाख के करीब मास्क आ रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल 1 करोड़ 60 लाख रुपए के तो रोजाना मास्क ही बन जाते हैं। और अगर महीने की बात की जाए तो ये 40 से 50 करोड़ के जी ऐसे ही है। लेकिन बड़ा अच्छा पहलू ये है कि अब मेरा जो स्कूल है वो देहात में है, तो वहां भी बच्चे कोई कभी पूछते हैं, बच्चे किसी ने मास्क नहीं पहना तो वो सिर्फ ये कहता है कि सर भूल गया लाना, यानी है पेरेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। और शायद एक दिन में एक दो मास्क हमें देना पड़ते हैं, बच्चे इसकी पाबंदी कर रहे हैं और करते रहना चाहिए जब तक अल्लाह पाक इस वबा को ख़त्म नहीं कर देते। तो ये बड़ा मतलब ग्लैड टू सी है कि पेरेंट्स में इतनी अवेयरनेस तो आ गई है कि वो बच्चों को मास्क, और स्कूलों तो गेट के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती है कि जो बच्चा मास्क के बगैर आ रहा है उसको वापस भेज देते हैं, और ये भी खुशी होती है कि वो बच्चा दोबारा पहन के आ जाता है फिर। तो हम जिस तरह फाइट कर रहे हैं, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है हमारे मुल्क पे, उस तरह की सूरत हाल नहीं, आपको पता ही है, लेकिन फिर भी हमारा जोर जो है ना वो है एहतियात पे। एहतियात का दामन हाथ से ना जाने दें और ये ना कहें कि ये कुछ भी नहीं है, ये कोई साजिश है या ऐसा है। ये एक बीमारी है, वबा है। हम सब ने मिल के जहाँ जहाँ जिधर जितना जिसका रोल बनता है ना, उस रोल को हम अपनाएंगे तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ज़रूर हम पे करम करेंगे। अभी UNO की रिपोर्ट आ रही थी, आज ही मैं देख रहा था, तो वो कह रहे हैं कि एक कोरोना हमारे यहाँ डेंगू भी आपको पता है, फिर ये स्मोक आ रही है। तो उन्होंने कहा कि जो बच्चे ऑनलाइन दुनिया में, शायद उसका जो परसेंटेज है वो बता रहे थे 6%, ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे बच्चे जो फिजिकली क्लास पढ़ते हैं ना उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उनकी भी ये मतलब एक तरह से वार्निंग है कि इस कोरोना के बहरान में बच्चों की तालीम पे कंप्रोमाइज ना करें। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अगर कंप्रोमाइज करते हैं तो इसके लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। तो नाज़रीन इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ शजीन मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। शजीन बताइएगा, जहां पे ये कहा जाता है कि कोरोना वायरस जो है वो बड़ा डेंजरस है, वहां पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इस चीज को बड़ी लाइट लेते हैं, और लाइट लेने की वजह से दूसरे लोगों को भी लापरवाह कर देते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, वो कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं, ये कोई मतलब इन्होंने ये जो अमेरिकन है और इन सब ने मिलके एक बनाई हुई है, लोगों को खौफ ज़्यादा कर रहे हैं, उनके माइंड में ये चीज़ बैठी हुई है, उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। अब एक चीज़ है, हम स्वेटर्स नहीं पहनते, सर्दियाँ आ रही हैं तो हम सर्दी लगवा के आएंगे ना। हम कुछ लोग कहते हैं सर्दी है ही नहीं, सर्दी है ही नहीं। एक चीज़ जब मौजूद है, हम उसको डिनाई कर रहे हैं, तो वो हमारी प्रॉब्लम है ना। जाहिर है सर्दी तो है, तो वो जब लगवा के आते हैं फिर उन्हें अकल आ जाती है ना कि वाकई सर्दी है, हमें स्वेटर पहनना चाहिए, बात माननी चाहिए। ऐसे अब हर लोग, पूरी गवर्नमेंट, हर जितने डॉक्टर्स हैं, सब लोग चीख रहे हैं कि कोरोना है, ऐसा भी इसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर वो लोग नहीं मान रहे, वो लोग कह रहे हैं जी नहीं है कोरोना, तो उनका थोड़ा सा है ना मतलब दिमाग का इश्यू। उन्हें खुद एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, बॉडी शेमिंग पे क्या कहेंगे आप? अब बड़े मसाइल सामने आ रहे हैं आजकल, जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं, कुछ शादियां भी इस वाले से टूटती हैं कि मोटा होने की वजह से या तो बीवी छोड़ जाती है या हस्बैंड छोड़ जाता है। बहुत सारे केसेस भी ऐसे आपके पास आते होंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, असल में देखिए एक स्टेटमेंट है,
वो इंसान की ना जिंदगी बदल भी सकती है, वो पॉजिटिव वे में चेंज कर सकती है और नेगेटिव वे में भी चेंज कर सकती है। हम किसी को देख के कह दें, अगर एक फ्रेंड ही है, वो बड़ा स्मार्ट है, एक्सरसाइज करता है, फिट है, वो कहते हैं अपने दोस्त को कि लुक एट माय एब्स, कि मैं कितना फिट हूँ और अपने मतलब बेली फैट देखो, ये सारा कुछ, तो वो इंसान की ज़िंदगी को बदल देगा। हो सकता है वो फिर उस तरह से ड्रेसअप होना छोड़ दे, अपनी फेवरेट टी शर्ट्स को पहनना छोड़ दे, वो सोशल आइसोलेट हो जाए, उसे लगे कि लोग मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है शायद मेरी, और वो मैं इतना ब्यूटीफुल नहीं है, वो बार बार मिरर की तरफ देखे, स्ट्रेस आ जाएगा ना, जिससे फिर उसकी सेल्फ स्टीम लो हो जाएगी, तो इंटरपर्सनल रिलेशंस जो है वो ऑटोमेटिकली खराब होना शुरू हो जाएंगे। हस्बैंड एंड वाइफ, एक उनमें कॉन्सेप्ट होना बड़ा ज़रूरी है। अगर हस्बैंड छोड़ रहा है वाइफ को कि वो मोटी हो गई है, और अगर वाइफ छोड़ रही है हस्बैंड को वो इतना प्यारा नहीं है, तो वो चीज़ एक स्टैंडर्ड है। देखना ये ज़रूरी है कि आपका ब्यूटी स्टैंडर्ड क्या है। क्या ये बता रहे हैं हम कि एक मोटा बंदा जो है वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है? क्या हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसे तो नहीं होना चाहिए। जितने एक पतले के हकूक होते हैं, हकूक तो उन्हीं के भी उतने ही होते हैं। Exactly. तो हमें इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए। सिकंदर साहब से भी गुफ्तगू करते हैं। क्लास में भी तो कुछ मोटे बच्चे होते हैं ना, जिनको फिर दूसरे बच्चे तंग कर रहे होते हैं मोटू मोटू कह के, और वो बड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, बाज़ औक़ात तो रोना शुरू कर देते हैं। इस चीज से हमें रोकना चाहिए, एक मुस्बत पैगाम आवाम को देना चाहिए। क्या कहेंगे? जी अनान, देखें हमारे उलमा हर बार अपनी गुफ्तगू में, खुतबात में ये बात करते हैं हकूकुल बात की। तो एक तो मैं ज़रा सा ये भी चाहूँगा कि हम ज़्यादा बदएहतियाती करके मोटे ना हों। हाँ। क्योंकि इस्लाम ने सेहतमंद मुसलमान को पसंद किया है। तो अगर समटाइम को बीमारी होती है ऐसी मोटापे वाली, तो देखें अगर किसी मुसलमान की, बल्कि नॉन मुस्लिम की दिल आज़ारी हो गई तो उससे बड़ा जुर्म, उससे बड़ा गुनाह क्या होगा। तो ये कंडेम करना चाहिए। हम भी बाल का मोटू कह देते हैं, तो वो लाड प्यार में, लाइटर नोट में तो वो ठीक है बात, लेकिन संजीदगी से वो देखें वो ट्रैवल करता है। जो इस तरह का एक हम ब्रांड कर देते हैं ना किसी भी स्टूडेंट को, तो वो आगे उसकी पर्सनैलिटी को डैमेज करता जाता है, और जो कॉन्फिडेंस वाला है ना, जो हमारा बड़ा ऑसेट है कॉन्फिडेंस, वो शैटर हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस चीज को बड़ा पॉजिटिवली लेते हैं और अपनी बॉडी श्रिम करना से शुरू कर देते हैं। हमारे हारिस हैं, प्रोड्यूसर हैं हमारे सिटी 41 के, और उन्होंने 150 kg से वो अपना तकरीबन 70 किलो वजन उन्होंने कम किया, और अभी 80 kg पे हैं। और वो इंस्पिरेशन है हमारे लिए, वो इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। उन्होंने बड़ी मेहनत की इस चीज पे, और जब हम कभी मजाक करते थे उनके साथ, तो वो बड़ा खुद खिलखिला के हंसते थे और एंजॉय करते थे उस चीज को, वो नेगेटिव नहीं लेते थे। लेकिन जब उन्होंने डाइटिंग स्टार्ट की, डाइटिंग के बाद आज उन्होंने 70 किलो अपना वजन कम किया है, और अपनी हालत ही तब्दील मुकम्मल तौर पर कर ली। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जहां नेगेटिविटी होती है, पॉजिटिविटी भी तो होती है वहां पे। जी ये देखिए, ये तो वेली है ना। मैं हारिस से मिला हूँ, पहले भी मिला था, अब भी मिला हूँ, बड़ी अच्छी उनसे गुफ्तगू रहती है। तो ये सलूट है उनको, क्योंकि पाकिस्तान में सेहत के हवाले से हम बड़े वो कॉन्शियस नहीं है। अच्छा, दूसरी मजे की बात मैं आपको बताऊं कि हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं कबड्डी के, सजाद गुजर साहब, उनको मैं अपने स्कूल ले गया बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, कि बच्चे उनको देख के, तो वो 10th क्लास में गए तो एक बच्चा ज़रा मोटा था। तो ये देखिए उनका एक पॉजिटिव पहलू ये है। तो उन्होंने, सजाद गुजर साहब ने उस बच्चे को खड़ा किया, आप ज़रा खड़े हो, तो उनसे पूछा क्या करते हैं, क्या खाते हैं। तो उन्हें कहते कि बेटा आप सॉरी आप ज़रा एग्ज़ाम दे लें 10th का, तो फिर मैं आपको कबड्डी का प्लेयर बनाऊंगा। तो ये थोड़ा सा पे तो करती है, लेकिन देखें हर मामले में जिस तरह हम कहते हैं ना, अंग्रेजी का एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है बोलने के हवाले से भी और इस्तेमाल के हवाले से, वो लफ्ज़ है नाइस। इस्लाम का अरबी का एक वर्ड है एतदाल, ये बोलने के हवाले से भी बहुत अच्छा है। और सॉरी, ये कमेंट करना चाहिए किसी को। तो जो एतदाल की इम्प्लीकेशन है या प्रैक्टिकल उसका जो सिलसिला है ना, हमें हर मामले में इस्लाम ने जो ये तबलीग दी है ना, एतदाल, मोटा बहुत ज़्यादा पतला होना, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एतदाल में रहे। और हम पाकिस्तानी तो देखें, मैं चूँकि मेरा ताल्लुक पढ़ाने से, ट्रेनिंग से है, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि पूरे पाकिस्तान के होटल्स भी और हमारा घरेलू किचन भी, हमारा सारा का सारा जोर है चस्के पे, टेस्ट पे।
ग़िज़ाइयत पे है ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि हमारा अगला सेगमेंट भी किचन का है तो चस्के की जगह पे बात आती है। पाकिस्तानी काफी इस हवाले से चस्कोरे होते हैं। हमारे साथ शजीन भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। क्या कहेंगी आप, खवातीन अपनी ब्यूटी को लेकर बड़ी कॉन्शियस होती हैं और आजकल बॉडी शेमिंग के साथ साथ ये खवातीन भी इस हवाले से काफी कॉन्शियस नजर आती हैं कि अगर वो खूबसूरत नहीं है तो लोग शायद उन्हें पसंद नहीं करेंगे, रिश्ता नहीं होगा, कुछ इस तरह की बातें सामने आती हैं। इसको कैसे टैकल करना चाहिए खवातीन? अच्छा, एक जो है ना सोशल मीडिया का बड़ा रोल है इसमें। एक आइडियल इमेज जो है ना वो हमारे माइंड में बन चुका है, तो हम अपने से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगा बैठे हैं कि हमने ऐसे नजर आना है। इस वजह से ये बड़ी हालांकि प्रॉब्लम जिसको सोशल मीडिया के ऊपर वो देख रहे होते हैं वो खुद भी वैसा नहीं होता, क्योंकि ये एडिटिंग और फिल्टर्स इन्होंने तो मतलब तबाही उतार दी है। जो चीज होती भी नहीं है वो बना के पोर्ट्रे कर दी जाती है। जी बिल्कुल, जैसे आपने पहले बात की कि पॉजिटिव है ये नेगेटिव, जैसे सर हारिस की आपने बात की, इम्पैक्ट की बात आ जाती है ना। थॉट तो आती ही है कि मैं फैट हूं या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूं, उसको आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। परफेक्शनिज्म की तरफ मत जाएं, इसको टैकल करने का बेस्ट वे है अपने आइडियल इमेज की तरफ नहीं जाएं। हम देखें रोज पता नहीं हम कितनी पिक्चर्स जो है वो क्लिक करते हैं, कितनी सेल्फीज जो है वो खींचते हैं और बार बार जाके देख देख के कितनी उसमें से डिलीट करते हैं। ये क्या है? बॉडी इमेज की वजह से ना, कि हमने एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बनाई है कि नहीं हाँ ऐसी होनी चाहिए, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो परफेक्शनिज्म की तरफ अगर हम ना जाएं, क्योंकि परफेक्शन जो है ये इंसान को लेके जाती है स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ। तो परफेक्ट तो सिर्फ एक ही इंसान थे ना जो सब जानते हैं। बिल्कुल, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और कल क्योंकि 12 रब्बुल अव्वल भी होगी तो हम इस 12 रब्बुल अव्वल की वसादत से ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को कोरोना जैसी वबा से महफूज रखे और अपनी रहमतों का नजूल, खसूसी नजूल जो है वो इस शहर पे, इस मुल्क पे करे, ताकि यहाँ के लोग सेहतमंद और तंदुरुस्त रह सकें। तो आप इस हवाले से मुझे बताइए कि खवातीन को क्या चाहिए? इस चीज को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए ना ज्यादा। अगर नेगेटिव लेंगी तो ये भी एक स्ट्रेस का तरीका हो सकता है और कोरोना वायरस इसकी वजह से भी हावी हो सकता है आप पे। क्या कहेंगे? हाँ देखिए, मैंने पहले बताया कि परफेक्शनिज्म की तरफ मत जाएं, आइडियल इमेज की तरफ ना जाएं, अपनी ट्रू सेल्फ पे रहें कि क्या अपनी ब्यूटी का स्टैंडर्ड चेक करें। हमने एक हम बन चुके हैं कि दिखावा बहुत आ गया। हम लोगों ने सोशल मीडिया पे अपनी कितने सोशल मीडिया की पोस्ट है जो हमारी ट्रू सेल्फ को करती हैं रिफ्लेक्ट, कोई और भी नहीं। सेम इसी तरह अब नया ट्रेंड भी सेट होता चला जा रहा है फैशन इंडस्ट्री में कि जो आप हैं वही दिखाएं। बहुत सारी काली लड़कियां जो है उन्हें रैंप वॉक करवाई जाती है और बताया जाता है कि वो शर्म की बजाय वो फख्र से बताती हैं अपना आप जो भी उनके अंदर मौजूद होता है। तो इस हवाले से भी बताइएगा। सेल्फ स्टीम है ना, एक इंसान अपने आप को जानता है, उसे पता है वो क्या है, तो जो कमेंट्स हैं ये सारी चीजें वो उससे बॉदर नहीं होता वो इन चीजों से। अब एक पर्सन है वो जैसा मर्जी भी है लेकिन उसे अपनी खूबियां पता है, उसे पता है कि वो अपनी इन खूबियों की बेस पे कुछ भी बन सकता है। ये लुक्स वगैरह मैटर नहीं करती। जैसे एक कॉन्सेप्ट है इनर ब्यूटी, ट्रू सेल्फ, जो हमारी ट्रू सेल्फ रिफ्लेक्ट करती है। ब्यूटी ये फेसेस ये सारा कुछ एग्जैक्टली एक दिन खत्म होना शुरू हो जाता है, हर चीज को जवाल आता ही आता है, लेकिन जो आपका करैक्टर है वो हमेशा रहता है, जो है वो हमेशा जिंदा रहता है। और इस हवाले से मैं जुल्करनैन साहब से, सिकंदर साहब से भी गुफ्तगू करना चाहूंगा। क्या कहेंगे सर आप? टैलेंट हमेशा जिंदा रहता है, ये एज ढलती चली जाती है, क्या कहें? ये क्योंकि मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ तो तारीख का ये लेसन आज भी मौजूद है। जैसे हम मुर्गी और अंडे वाली बात करते हैं ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि उस पर रिसर्च हो गई है, शायद अंडा पहले आया था, लेकिन अभी भी वो अच्छा। इसी तरह सदियों से आज भी ये सवाल बाकी है कि इंसान को खूबसूरत होना चाहिए या मुफीद होना चाहिए? मुफीद ज्यादा फायदेमंद। हाँ, बाज़ खूबसूरत लोग मुफीद नहीं होते। हाँ, तो ये सवाल अपनी जगह पे है जो मैम बात कर रही हैं, आप टैलेंट की बात कर रहे हैं ना। वो खूबसूरती ठीक है, हम जिसको अल्लाह पाक ने ये दौलत दी है खूबसूरती वाली, हमें उसकी कदर करनी चाहिए, हमें जेलस नहीं होना चाहिए, लेकिन फोकस हमारा उस तरफ होना चाहिए कि जो यूजफुल होना है ना वो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है। और ये बात ये बरसगीर के माशरे में ये जज्बाती मिट्टी है, हम आइडलिस्टिक हैं, आइडलिज्म की दुनिया में रहते हैं, हालांकि हमें रियलिज्म में रहना चाहिए। तो ये मैं भी बल्कि मैम से सवाल करना चाह रहा था कि ये सोशल मीडिया की जो वॉर है ना,
इसने तो बेचारे जो हमारे म्यार के हिसाब से जो बदसूरत, खुदा न खास्ता नाम तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक आइडेंटिटी के लिए उनका क्या बनेगा, उनकी क्या स्कोप है, क्या उनकी गुंजाइश है, क्या उनके लिए रूम बच गया है कि हमने इतना वो चढ़ा दिया है। बिल्कुल, अगर नेक्स्ट इंशाल्लाह मौका मिला हम इस पे जरूर गुफ्तगू करेंगे। तो बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब आज के शो में आने के लिए। शजीन आपका बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। तो नाज़रीन इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारा किचन का सेगमेंट स्टार्ट होगा, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो और उसके लिए आपकी हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग बेहतरीन होना जरूरी है, मेरी ड्रेसिंग साहब जीज बाय डैन स्टीवन जो है उनकी तरफ से की गई है। और अगर आप चाहते हैं डैन स्टीवन से शॉपिंग करें, उसके लिए आपको सायरामार फर्स्ट फ्लोर पे जाना होगा, जहां से आप फॉर्मल और सेमी फॉरवर्ड ड्रेसिंग जो है वो खरीद सकते हैं। हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है, चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज शेफ जहांगीर हमें क्या बना के खिला रहे हैं। कैसे हैं शेफ? ठीक सर, आप सुनाएं कैसे? अल्लाह का करम। शेफ मुझे ये बताइएगा कि आज हम कौन सी रेसिपी है जो कि रेडी करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है आज कुछ मुनफरिद बनेगा। सर आज दी चाइना किचन की रेसिपी है चिकन चिली ड्राई, वो बनाने चाह रहे हैं। चिकन चिली ड्राई जनाब तैयार की जाएगी और मेरा ख्याल है ये विद राइस तैयार वेजिटेबल राइस के लिए हमने ये। ठीक है, मैं चाहता हूं आप इसकी रेसिपी बताएं, लेकिन रेसिपी बताने से पहले मुझे ये बताइएगा कि ये जो ड्राई चिली चिकन होगा इसे हम किस में पकाएंगे, गोल्डन घी में या गोल्डन कुकिंग ऑयल में? गोल्डन कुकिंग ऑयल में पकाएंगे जनाब। गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन घी के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, ये इंतहाई जबरदस्त प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है और इससे आपके खाने की लज्जत ना सिर्फ दुबाला होती है बल्कि इसके साथ साथ आपको बहुत सारे हफ्जाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक चीजें जो है वो इससे मिलती हैं। अब वो क्या क्या हो सकती हैं? विटामिन ए भी है इसमें जो कि आपके विजन को क्लियर करता है, यानी जिन आंखों से, जिन सुकून भरी आंखों से मैं आपको देख रहा हूं ना, इसके विजन को बड़ा क्लियर कर देती है। और विटामिन डी भी इसके अंदर मौजूद है, यानी अगर मैं आपके सामने तंदुरुस्त और चुस्त खड़ा हूं तो इसके लिए विटामिन डी का एक अहम किरदार है बॉडी के अंदर। आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन करती है, विटामिन ई आपकी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करती है। ये तमाम तर विटामिन का ब्लेंड इसके अंदर मौजूद है और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इसे वेजिटेबल ऑयल से तैयार किया गया है और ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर डबल रिफाइन तरीके से इसे तैयार किया जाता है, यानी ये बेहतरीन कुकिंग ऑयल और बेहतरीन जो घी है वो तैयार किया जाता है। इससे आपके घर में जो भी खाना पकेगा वो सेहत अफजा तो होगा लेकिन इसके साथ साथ लज्जत से भी भरपूर होगा। इसलिए जनाब हम तो यही कहेंगे कि बाजार के अंदर जब भी जाएं और कुकिंग ऑयल की डिमांड करें तो गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन घी की डिमांड करें, ताकि आप मुनफरिद खाने भी पकाएं, घर पे जो दावत पे आए वो भी उंगलियां चाटते रह जाएं और इसके साथ साथ अपनी जिंदगी को लज्जत से दोबाला करें। तो जनाब मैं चाहता हूं आप रेसिपी इसकी बता दें ताकि हम शो को आगे स्टार्ट कर सकें। चिकन चिली ड्राई के लिए मैंने ये रेसिपी बना के रखी हुई है। उसके लिए मुझे चाहिए गार्लिक, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। मिक्स वेजिटेबल है, उसमें ऑनियन शामिल है, कैप्सिकम है और ग्रीन चिल्ली। उसके बाद मुझे ऑयस्टर सॉस चाहिए 2 टेबल स्पून है, हॉट सॉस है 2 टेबल स्पून है, 2 टेबल स्पून चिली पेस्ट है और सोया सॉस है और चिकन क्यूब है हाफ। उसके बाद लेमन जूस है 1/2 टीस्पून और जिंजर, ये गार्निश के लिए मैंने रखा है। अच्छा, मुझे साथ में ये लाजमी बताइए कि चिकन क्वांटिटी कितनी है, क्योंकि ये जो रेसिपी हम बता रहे हैं उस चिकन के लिए जो क्वांटिटी उसकी है उसके लिए चिकन हमने तकरीबन 300 ग्राम चिकन रखा हुआ है। 300 ग्राम चिकन के लिए ये जो है ये तमाम तर रेसिपी मौजूद है। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये लेमन के जो जूस है आप इससे कंटिन्यू करें। लेमन जूस है, उसके बाद गार्निश के लिए जो है ना जिंजर पड़ा है। चिकन की जो रेसिपी है वो मैंने इसको पहले लगा दी टाइम कम होने की वजह से। इसमें हमने अच्छा, इसके लिए जूलियन कट चिकन इस्तेमाल किया जाएगा? ये स्लाइस कटिंग है। स्लाइस कटिंग है, स्लाइस कटिंग, ठीक है, स्लाइस कटिंग है। और टेस्ट हमने बना के रखा हुआ है 1/2 टीस्पून सॉल्ट रखा हुआ है, 1 टीस्पून चिकन पाउडर है, 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा चिकन पाउडर जो है ये किस लिए यूज किया जाता है? ये तो ऑलरेडी चिकन है, इसमें टेस्ट भी मौजूद है, इसमें इंग्रेडिएंट्स भी इसके तमाम विटामिन और प्रोटीन वगैरह भी इसमें मौजूद है, तो ये चिकन पाउडर ही आखिर क्यों इस्तेमाल किया? चिकन पाउडर जो है ना टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया। टेस्ट तो इसमें ऑलरेडी है ना चिकन का, इसमें क्या मुनफरिद चीज है? जैसे कि सॉल्टी टेस्ट होता है
मुनफरिद डिशों का, जैसे पहले हम मिर्चें बहुत ज्यादा खाते थे। यानी इसका तो- एक सिग्नेचर जो है वो टेस्ट है, उस सिग्नेचर टेस्ट को एनहेंस करने के लिए आप इसको पहले इस्तेमाल चिकन करते हैं। तकरीबन चाइना सॉल्ट इस्तेमाल किया जाता था, अब उसकी जगह जो है ना हम ये इस्तेमाल करते हाँ, हैं। ये चीज ऑडियंस को बताने वाली है, जी, क्योंकि चाइना सॉल्ट जो है उसे बैन कर दिया गया था। वजह ये बताई गई थी कि उससे कैंसर कॉज हो सकता जी। है। अब उसके अल्टरनेट कुछ ना कुछ तो मार्केट में लाना था ना, क्योंकि उसकी वजह से जो टेस्ट बिल्ड किया जा रहा था डिशेस के अंदर, उसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए था। तो उसके अल्टरनेट के तौर पे यहां पे चिकन पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ इसी डिश के अंदर नहीं जनाब, बहुत सारी और भी डिशेज हैं जिनके अंदर अब चिकन पाउडर को चाइना टेस्ट के बजाय इस्तेमाल किया जाता है। कंटिन्यू करें। उसके बाद हम वेजिटेबल राइस बनाएंगे। उसके लिए मैंने 2 एग रखे हुए हैं। गार्निश के लिए स्प्रिंग ऑनियन है और वेजिटेबल है मेरे पास 2 किस्म की, कैरेट है और कैप्सिकम है। ठीक है, अब इसे कितने चावलों के तैयार किया जाएगा? तकरीबन 200 ग्राम चावल हैं। ठीक है, तो मैं चाहता जी जी, ये जो सर्विस बनाई है हमने 2% की सर्विस है, ये 2% सर्विस है। जी, जी। तो मैं चाहता हूँ इसे कंटिन्यू करें, हम स्टार्ट करें ताकि बिस्मिल्लाह का नाम पढ़ के इसे स्टार्ट किया जाए और जल्दी जल्दी बनाया जाए, क्योंकि आज जो चाइनीज डिश बनने जा रही है बड़ी यमी लग रही है और मुझे लग रहा है कि इसके अरोमा से, अभी कि तो इसकी तैयारी शुरू की है, मैरिनेशन वगैरह ये वो, तो इससे अरोमा काफी बेहतर हो रहा है, एनवायरनमेंट बड़ा जबरदस्त हो रहा है हमारे जो स्टूडियो है उसका। और अभी ऑयल जो है उसे पोर किया जा रहा है पैन के अंदर, और जब ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो जाएगा तो गोल्डन ऑयल के अंदर हम क्या चीज ऐड कर रहे हैं? गार्लिक ऐड कर रहे हैं। ये रोजाना की तरह इसका भी काम आज मैं ही करूंगा और मैं चाहता हूं इसे मैं ही पकाऊं, क्योंकि शेफ आपकी मौजूदगी का फायदा तो मैं उठाऊंगा ना जनाब, और जब फायदा उठाऊंगा बहुत सारी डिशेस बनानी आ जाएंगी, तो उससे क्या होगा कि मैं भी एक शेफ बन सकता हूं। घर में अगर बंदा अकेला होता है, समटाइम कोई भी नहीं होता घर के अंदर, तो बंदे को कुछ ना कुछ बनाना आना चाहिए, कुछ मंचिंग का दिल करे, तो उसके लिए आपके हाथ में भी टेस्ट होना जरूरी है। अब काफी हद तक आज मैं बनाने की कोशिश करूंगा और देखते हैं कि हमारा टेस्ट हमारे गेस्ट को पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि हमारे साथ आज शकील शाह साहब मौजूद होंगे जो कि वासा के वाइस चेयरमैन भी हैं, तो उनसे भी गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं कुछ काम कर रहा हूं किचन के अंदर और शेफ जो है वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा शेफ, इसे ब्राउन होने के बाद चीजें ऐड की जाती है और ब्राउन हो गया और मेरे कहने से पहले ही अपने अगली चीजें जो है वो ऐड कर दी हैं। अब क्या क्या ऐड किया गया है इसमें, मुझे ये बता दीजिएगा जरा। सर इसके अंदर वेजिटेबल है 3 किस्म की। इसके अंदर कैप्सिकम है और ग्रीन चिली है। ग्रीन चिली है और रेड चिली भी है। लेकिन यहाँ पे आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि इसके अंदर जो रेड चिली इस्तेमाल की जा रही है वो पिसी हुई नहीं है, वो साबुत रेड चिली है, तो ये आपके खाने के टेस्ट को जो है वो इम्प्रूव करेगी। तो अभी इसमें ये सोया सॉस है, ऑस्टर सॉस जो है वो ऐड की जाएगी। ये सॉसेजेस का ही कमाल होता है जो कि चिली ड्राई चिकन जो होता है इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए अहम किरदार अदा करती है। तो अभी इसमें सोया सॉस के कौन कौन सी सॉसेजेस ऐड कर दी गई? हॉट सॉस ऐड कर दी हमने, ये चिली पेस्ट ऐड कर दी है। चिली पेस्ट का भी अहम किरदार होता है इसमें, और इसके साथ सोया सॉस और चिकन क्यूब है, चिकन क्यूब भी ऐड कर दिया गया है, और ये लेमन जूस भी इसके अंदर गया और मेरे मुंह में पानी आया। तो मैं चाहता हूँ आप इसे तैयार करें, रेडी करें, उतनी देर हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनका हाल अहवाल जानते हैं। जनाब, खाने तो ऐसी चीजें ये किसी को भी नापसंद नहीं हो सकते। हर शख्स कोई ना कोई जो मौजूद होता है उसे कोई ना कोई डिश जो है वो पसंद होती है और अपनी पसंद के मुताबिक जो है वो डिशेस खाता भी है, बनाता भी है, पकवाता भी है। तो आज चिकन ड्राई चिली जो है वो तैयार की जा रही है। शेख शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है। जनाब, वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। खाबों के हवाले से आपका टेस्ट क्या है, कौन कौन सी चीजें आपको ज्यादा पसंद है? आप अभी बात कर रहे थे चिली ड्राई की, तो ये मेरी फेवरेट डिश है। मैं ऑल्दो के पाकिस्तानी खाने देसी ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन ये चिली ड्राई है, इसमें जब वो सब्ज़ मिर्च मुंह में आती है और क्या बात है। अच्छा, वो मज़ेदारी की बात ये होती है कि चिली ड्राई जब तैयार की जाती है, सब्ज़ मिर्च को जब पकाया जाता है ना, तो उसका तुर्च टेस्ट जो होता है वो निकल जाता है और खट्टा मीठा टेस्ट आता है। बिल्कुल ऐसा ही, और उससे बड़ा ज़बरदस्त आपके मूड पे असरअंदाज ये चीजें होती हैं, और खाना अच्छा हो ना, मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। बिल्कुल जी, जैसे ये मूड बर्ड्स होते हैं ना, तो टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं आपके अंदर, तो टेस्ट बर्ड्स ही आपके मूड बर्ड्स को एक्टिव करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा कौन कौन सी डिशेज आपको पसंद है, जो मोस्ट फेवरेट है वो डिश बताएं आप। मैंने मेरा ख्याल लास्ट टाइम तक मुझे मटन, मतलब मेरी मटन की भी बहुत सारी मिसेज बनाती हैं, ये स्टीम मटन स्टीम बनाती हैं बड़ा स्पेशल, और मेरे दोस्त भी अक्सर आके फरमाइश करते हैं, तो वो
और बाकी देसी खाने वेजिटेबल्स बड़ी पसंद है मुझे। तो चाइनीज में स्पेशली चिली ड्राई जैसे आपने बोला है ये अच्छी है, तो बाकी कोई अच्छा टेस्ट हो तो चाइनीज चलती है। अच्छा, वैसे भाभी की आज बड़ी तारीफ कर रहे हैं, खैर तो ये लगता है लास्ट शो का असर कुछ नजर आ रहा है मुझे। बिल्कुल जी, वो तो होता ही है, तो वो देखती भी हैं और फिर उन्होंने कमेंट्स भी करने होते हैं, तो फिर बंदा जरा यहाँ से अच्छी तरह से जाए प्रिपेयर होके तो सही रहता है। यानी आप एक किस्म के खौफ में मुब्तला है इस वक्त? हर बंदा होता है, हर बंदा होता है और बिल्कुल। इसका बरमला इजहार शेख शाहिद साहब की तरफ से किया जा रहा है और उनका कहना है कि हर शख्स इस खौफ में मुब्तला होता है कि गलत कमेंट कर दिया तो घर भी जाना है और घर का बादशाह, घर का डीसी जिसे मैं कहूंगा, घर का डिप्टी कमिश्नर फिर आपकी अच्छी खातिर ताजा करे। जी वही होते हैं। अभी आप जो कह रहे थे कि मैं बनाना सीखूं, तो मुझे पता है इसके पीछे यही है कि घर अच्छा गुजरते, वाइफ के साथ अच्छी लाइफ। वैसे आपने बनाना कभी खाना सीखा? मजे की बात है कि मुझे खाने में मैं अंडा फ्राई कर लेता हूं और एक मोस्ट डिफिकल्ट जो आम खवातीन को नहीं आती वो मैं पराठा बना लेता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, खवातीन को नहीं आती, ये भाभी को मैसेज तो नहीं दे रहे आप कि उनको पराठा नहीं बनाना आता? यूजुअली होता है ये खवातीन रोटी और पराठा नहीं बनाना मैं आता। मान लिया, लेकिन भाभी को बनाना आता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये डर के कह रहे हैं, ये सच कह रहे हैं? नहीं सही कह रहा हूँ। सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, आप पराठा भी बना लेते हैं, आमलेट भी बना लेते हैं, कभी बच्चों के लिए घर में आपने ब्रेकफास्ट रेडी किया? मैं यूजुअली ये कॉफी वगैरह चाय या अंडा बहुत कम। लेकिन बनाया है कभी बच्चों को? वो होता है ना समटाइम, किसी दिन मदर्स डे हो या फिर बच्चों का दिन हो तो उस दिन कहेंगे बाबा आज आप बना के खिलाएं। वो मेरी बेटी है, वो ऐसी फरमाइशें करती रहती है, कुछ ना कुछ ऐसा आज आप करें। अच्छा, वैसे ये भी एक डिफरेंट और अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल ऐसे होता है। और एनवायरनमेंट इसका घर का बड़ा अच्छा बन जाता है, चाहे जैसा भी बना हो, लेकिन कहा जाता है कि आज बाबा की तरफ से टेबल सेट किया गया है तो आज इसे लाजमी खाना, और एक अच्छी यादें वाबस्ता हो जाती हैं इस चीज। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या कहेंगे, कभी ये मटन या कढ़ाई शढ़ाई बनाना नहीं सीखी आपने? ये कभी भी नहीं, हालांकि मैं हॉस्टल में रहा हूं और मैं प्राइवेट भी गेस्ट रहा हूं, लेकिन ये बस अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ ये सीखना चाहिए बंदे को। हॉस्टल में कितनी देर रहे हैं आप? मैं 4 साल रहा हूँ। 4 साल जो शख्स हॉस्टल में रहा हो, यानी जब हमारा एमफिल के यहाँ पे बीएस चल रहा था, इवन पीएचडी में भी हमारे जो क्लास फेलोज यहाँ पे मौजूद थे, हॉस्टलाइज थे, हम उनके पास जब रीडिंग के लिए जाते थे तो उन्होंने सिलेंडर और चूल्हा रखा होता था और चाहे जितना मर्जी बाहर से खाना खा लें, हमने एक्सपेरिमेंट जिस रात को पढ़ना होता था जरूर खुद ना खुद कोई ना कोई करते थे और वहां पे कोई ना कोई चिकन ले आए या कोई चीज ऐसी ले आए जिसे पकाने की कोशिश की जाती थी। बाज़ औक़ात कामयाब हो जाते थे लेकिन ज्यादातर नाकाम ही होते थे, लेकिन कुछ ना कुछ सीख मिलती है इससे आपको। नाकाम होने के बावजूद वो खाने में अच्छा ही मजा आता था जो भी होता था। अच्छा, आपके भी कोई बैचमेट्स थे वहां पे जो मौजूद थे, कुकिंग शुकिंग करते हो? जी काफी मेरे बैचमेट थे। लास्ट कुछ दिन पहले हम गेट टुगेदर हुए थे सारे लॉ के स्टूडेंट्स, माशाल्लाह उनमें से 2 दोस्त मेरे इस टाइम एडिशनल सेशन जज हैं, माशाल्लाह, एक सेक्रेटरी हैं और इसी तरह कुछ लायर हैं, अच्छे मतलब सब इकट्ठे हुए थे तो बड़ा मजा आया। तालीम कहाँ से हासिल की, हॉस्टलाइज कहाँ रहे आप? मैं लाहौर लॉ कॉलेज से मैंने लॉ नहीं कंप्लीट कर सका अनफॉर्चुनेटली, तो फैसलाबाद में मैं मेरी बेसिक लिटिल एंजल से, उसके बाद सेंट्रल साइंस स्कूल से मैट्रिक, फिर आगे लॉ मतलब ये कमबख्त कह लें स्नूकर आ गई थी उन दिनों नहीं तो उसकी नजर हो गई, फिर मेरी मतलब ग्रेजुएशन भी मतलब प्राइवेट मुझे करना पड़ा। प्लेयर है था काफी देर खेलते नहीं है, मतलब क्लब जाते हो, चनाब क्लब? 20 साल हो गए होंगे नहीं खेला। अच्छा, वरना मुझे तो लगा था एक अच्छा प्लेयर मिल गया, इसके साथ गेम शेम लगाएंगे। गेम लगा लेंगे, कुछ प्रैक्टिस तो है ही। चले जी, प्रैक्टिस तो है, इन फ्यूचर देखते हैं, कभी प्लान बना तो इंशाल्लाह जरूर। लेकिन इसके साथ मुझे ये भी बताइएगा कि दोस्ती जो होती है ना, ये बड़ी अहम चीज होती है। जैसे आपने अभी भी बताया कि घर के अंदर कुछ दोस्त आ जाते हैं तो मंचिंग की जाती है या फिर कोई डिशेस तैयार की जाती है लंच या डिनर पे व्हाट्सएवर। तो इसके साथ साथ जब कॉलेज दौर की बात करें तो तब वो चीजें अब सोचे तो बड़ी मजे की लगती है, तब जो है वो कभी कह दिया जाता है फलां बंदा यार आज नाश्ता करवाएगा, फलां बंदा लंच करवाएगा, दूसरे पे डाल दिया जाता था और उस चीज को मुफ्ता लगाने का जो मजा होता है ना, वो बड़ा मजेदार होता है। मतलब दोस्तों से आपकी पॉकेट में पैसे मौजूद भी है लेकिन अगले पे बर्डन डाल के जानबूझ के दोस्ती जता के खाने का मजा, उसका मजा और ही होता है। अच्छा, ये अभी भी चलता है। इंसान बचपन के दोस्तों में हमेशा बचपना ही रहता है, तो अभी भी हम दोस्त इकट्ठे हो तो एक दूसरे पे डालते हैं ऐसा। हालांकि अभी हमारा कोई लास्ट ईयर मरी का टूर था, वो मेरे पे डाल दिया था, अब एक दूसरे दोस्त पे है सब, और वो हम स्कूल फेलोज हैं। लेकिन इसका मजा बड़ा मजा आता है और ये एक यादें होती हैं जो कि बड़ी रंगीन होती हैं और इन यादों के सहारे ही इंसान मुस्तकबिल में बड़ी अच्छी सोचें सोच के चलता है। तो इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा।
हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ शेख शाहिद मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। जनाब, क्या कहेंगे, एप्टमा के भी आप चेयरमैन हैं और बिजनेस कम्युनिटी की जहां पे बात की जाए आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। बिजली के रेट्स काफी बढ़ गए हैं, मुतमईन है गवर्नमेंट से? देखें, कुछ हैं ऐसे इश्यूज, बिजली के रेट्स हैं, आजकल एक महंगाई का इशू है, लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन जनाब, इसका क्या फायदा उस आम वो देखिए, टाइम लगेगा। मैं आपको बताता हूँ, इस टाइम आपको फैसलाबाद में कोई भी ऐसा यूनिट नहीं नजर आएगा जो चल नहीं रहा। आप 2 साल पीछे चले जाएं तो 70% हमारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी हुई थी। मैं आपको आपके तवज्जो से अपने फैसलाबाद के दोस्तों को बताना चाहता हूं कि इस गवर्नमेंट ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जो हम पिछले कई दहाइयों से पीट रहे थे कि खुदारा ये जो इंडिया से स्मगलिंग हो रही है ये बंद करवाई जाए। इंडिया से एक शिफॉन आती थी जो हमारी खवातीन दुपट्टा ओढ़ती हैं, फैसलाबाद में उसकी डेली खपत कम से कम 40 से 50 लाख मीटर है। ये प्योर की जो नहीं, प्योर नहीं, ये जो इंडियन शिफॉन आती थी, पॉलिएस्टर शिफॉन होती है, ये लो क्वालिटी की जो हमारी आम घरेलू खवातीन पहनती हैं। और इसी तरह कराची में भी बहुत ज्यादा इसकी खपत थी। मेरे हिसाब से लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ मीटर डेली की खपत थी इस शिफॉन की, जो कोई रजिस्टर्ड नहीं थी, स्मगलिंग हो रही थी इंडिया से, पैसा इंडिया जा रहा था, वहां से आ रही थी। हम हमेशा कहते रहे कि ये बंद की जाए ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्री चले। अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट ने इस टाइम वो बैन कर दिया और पूरी तरह से सील कर दिया है बॉर्डर। अब गुजरांवाला में वो बनती थी, गुजरांवाला की इंडस्ट्री टोटल चल पड़ी है, कराची में बनती थी, वहां की चल रही है। और कल ही मुझे पता चला कि फैसलाबाद में भी 3 यूनिट लग गए हैं, वाटर जेट इसको लूम्स पे बनती है ये। तो ये बड़ी जबरदस्त गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। और एक और मजे की बात, कल मैं मार्केट गया तो वहां मैंने बहुत सारे पठान देखे, बल्कि 1-2 से हमने इंटरव्यू भी किया, जो चाइना से माल लाते थे। वो कोई 20 साल से, कोई 25 साल से चाइना में थे। वो कहते हैं हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान में हमें बिजनेस करना पड़ेगा। चाइना से आता था, जो ये वस्ती रियासतों में जाता था, जो अफगानिस्तान में जाता था, उसी बॉर्डर से पाकिस्तान में आता था, वो अब सील कर दिया गया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान की टोटल इंडस्ट्री चल पड़ी है और हमारा माल अब एक्सपोर्ट हो रहा है। देखिए, कुछ हम पे हैं सकती हैं, कुछ आप भी समझते हैं। FATF की वजह से भी हमारे गवर्नमेंट को बहुत कुछ बेयर करना पड़ रहा है। ये जो महंगाई है या बिजली की रेट्स बढ़े हैं, इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स आपको देखेंगे ये वापस हो जाएंगे। वापस तो हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब बात आती है महंगाई की, तो ओवरऑल अगर आप रेट देखते हैं, अगर ऊपर जा रहा है तो महंगाई नीचे क्यों नहीं आ रही? GDP रेट अगर हमारा ऊपर जा रहा है, महंगाई कम क्यों नहीं हो रही? देखें, हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे से हर एक सेक्टर एक माफिया बन गया है। आप नीचे अगर आपकी किसी चिंगजी वाले से कुछ थोड़ी सी भी आपकी बाइक में, गाड़ी में वो लग जाए, आप उसे कुछ कहें तो शाम को सड़क ब्लॉक हुई होगी। इसी तरह आप हर सेक्टर में देखने, आप किसी दुकान पे रेड करें, कल को वो मार्केट बंद होगी। इवन के फैक्ट्री में अगर आप कुछ करें, फैक्ट्रियां बंद होंगी। ये हर जगह पे हमने एक माफिया बना दिया हुआ है और ये माफियाज ही कर रहे हैं। महंगाई जो हो रही है ये मसनूई है। आपको ये जनाब, इस माफिया को किसने रोकना है? वज़ीर आज़म साहब ने रोकना है ना? बात ये है कि ब्यूरोक्रेसी भी एक माफिया है। मैं आपको बताऊं, देखें, कोई आप नया, तो आज आप एक बंदा लगा के कल उसको IG नहीं बना सकते या SP नहीं बना सकते, वो ही नीचे से आ रहे हैं ऊपर। उनमें से देखें, इस गवर्नमेंट, वो मीडिया पे बड़ा शोर मचता है कि जी आपने 4 IG चेंज कर दिए 2 सालों में, 5 IG चेंज। देखिए, जो बेहतर होगा वो परफॉर्म करेगा और वो रहेगा इस गवर्नमेंट में इंशाल्लाह। और जो महंगाई है, इस पे आपको बता रहा हूं कि विद इन फ्यू मंथ्स आपको नजर आएगा। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के जो नुमाइंदगान हैं, मेंबर्स हैं या ओहदेदार हैं, वो हमेशा तनकीद का निशाना ब्यूरोक्रेसी को बनाते हैं। नहीं, आखिर ब्यूरोक्रेसी क्या नून लीग की ज्यादा सगी थी, आपकी सगी नहीं है? क्या आपके अहकामात नहीं मान? नहीं, मैं तनकीद के लिए ब्यूरोक्रेसी को नहीं बना रहा। मैं तो टोटल बता रहा हूं, ये जो सेक्टर्स बन गए हैं उसमें ये सियासतदान भी माफिया हैं। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MP MNAs हैं फैसलाबाद के, वो माफिया हैं, माफिया के तौर पे काम कर रहे हैं। नहीं, आप देखें, ये पहला एक दौर आया है। आप किसी भी अदारे में चले जाएं, वो आपको बताएंगे उन पे पॉलिटिकली प्रेशर कोई नहीं है। मैं खुद बासा को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेरे साथ मेरे MD साहब। मैं बल्कि बड़ी जल्दी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं कि हमने 1 साल में क्या अचीव किया
और क्या हम आगे करने जा रहे हैं। अब आपका तो मीटर उतर गया था पिछले दिनों, अगर अचीवमेंट्स होती तो बिजली की वजह से मीटर तो ना उतरता। वो सारी बातें आपको उस हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेंगी कि क्यों उतरी है। ठीक है, हमारा वासा जो सर्विस दे रहा है बहुत अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के। हाँ ये तो है, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, इसके रिसोर्सेज को इंक्रीज करने की जरूरत है, इनके बिल्स को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अगर बिल्स नहीं बढ़ेंगे, लोग बिल्स पे नहीं करेंगे तो इसकी वजह से बहुत सारे मिसाइल का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, जहां बिल्स बढ़ाने की बात है वो हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो हमेशा मुझे कहते हैं कि इस पे आप बात करें। मैं कहता हूं पहले आप सर्विसेज बेहतर करें, ताकि लोग अगर बिल बढ़ाने का करें तो वो खुशी से कहें यार अब हमें सर्विस अच्छी मिल रही है, हम बिल बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मैं ये चाहता हूं कि हम लोग मतलब सर्विस बेहतर करें, और जहां तक बात है कि टैरिफ रिवाइज करने से ही हल नहीं होगा, हमें अपने नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ाने पड़ेंगे। हमें इस पे हम वर्किंग कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ पे इंक्रीज कर चुके हैं अपनी रिकवरी। तो आपको हमारी प्रेस रिलीज में टोटल वासा को हम खोल के रख देंगे, उसका चिट्ठा खाता जो भी है। अगले 5 सालों में वासा को कहां पे स्टैंड देखते हैं आप? अब जो बातें मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना चाह रहा हूं, आप चाहते हैं मैं यहां बता दूं। हमारे 3 बड़े प्रोजेक्ट, जो एक हमारा जायका जापान के साथ था, एक फ्रेंच के साथ था, एक डेनिश गवर्नमेंट के साथ था, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों इस टाइम अप्रूव हो चुके हैं। असल में वो बताना चाह रहा था उसकी हिस्ट्री के। लेकिन इससे पहले इरफान मनान थे आपके आने से पहले, उन्होंने भी तो जायका के साथ बहुत सारे, जायका ने हमेशा जैपनीज समझे, अब फैसलाबाद में जितना जायका ने काम किया है, और अरबों रुपए जो है इन्होंने खर्च किए हैं जी। इस टाइम तकरीबन जो मैं आपको बताऊं वो 30 अरब के लगभग इन्वेस्टमेंट आ रही है फैसलाबाद वासा में, वो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन सर यहाँ पे मैं माजरत के साथ ये पूछना चाह रहा हूँ कि अचीवमेंट क्या है यहाँ पे? ये जायका तो पहले भी फंड्स दे रही थी, आगे भी दे रही है और देती रहेगी। अचीवमेंट क्या है इसमें? अचीवमेंट तो ये है ना कि एक की जगह 10 कंपनीज आप ले आए और थोड़े की बजाय ज्यादा प्रॉफिट आना शुरू हो। जायका तो पहले भी दे रहा था। अचीवमेंट मैंने अभी आपको बताया, पहले जायका था, अब फ्रेंच गवर्नमेंट कर रही है। 14 अरब से पहले नहीं की थी। देखें, हमने उनको सर्विसेज बेहतर करके दिखाई तो वो दोबारा हम पे एतमाद करके आए ना। 14 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, डेनिश गवर्नमेंट कर रही है, और ये हमारे अप्रूव हो चुके हैं। जो काफी अरसे से हम लगे हुए थे उनके साथ, उनको हमने दिखाया। और जो ऑर्गेनाइजेशन वासा फैसलाबाद है वो हमारी 5 ऑर्गेनाइजेशन पंजाब में है, सबसे बेस्ट जा रही है। हालांकि सबसे टफ ये है क्योंकि हमारे पास पीने का पानी जो सॉल्टेज वाटर है पूरे फैसलाबाद का, हमें 28 किलोमीटर दूर से लाना पड़ रहा है। और दूसरा, फैसलाबाद में ग्रेविटी से एक लीटर पानी नहीं जाता, टोटल हमें फोर्स पंपिंग करके बाहर निकालना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बिल्कुल बड़ा प्रोजेक्ट है और इसे बड़े अहसन तरीके और मैं अपने फैसलाबाद के दोस्तों को ये बताऊंगा कि हमने क्या अचीव किया है। तो वो आप नेक्स्ट पे रखते हैं हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, तो सारा आपके सामने आएगा। चलें जी, मुझे जस्ट ये जानना है कि थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि आपका बतौर वाइस चेयरमैन वासा, आप भी यहाँ पे सीट पे मौजूद हैं, लेकिन आपसे पहले भी कुछ लोग मौजूद थे। पहले से और अब से कंपेयर करें, क्या चीजें पहले नहीं मौजूद थी, क्या चीजें अब मौजूद हैं, बेहतरी कहाँ पे आई है, स्पेसिफिकली वो पॉइंट्स जो पहले नहीं थे और अब मौजूद हैं? देखें, अभी तो जब से मैं आया हूँ, एक प्रोजेक्ट अगर हम बड़ा मेगा प्रोजेक्ट अगर लॉन्च होता है तो वो मिनिमम 3 इयर्स लगते हैं। पहले भी काम हो रहा था वासा में, अब भी हो रहा है। जो हम पिछले 1.5 साल से एक एक्सरसाइज करते हुए आज हम जिस पोजीशन पे पहुंचे और हम आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, वो अपनी अचीवमेंट ही हम दिखाएंगे जो पहले नहीं थी अब है। और दूसरी, जो लास्ट प्रोग्राम में जब मानसून थी, आप बड़ा शोर मचा हुआ था कि पानी है गलियों में, सीवरेज के इश्यूज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा जितनी डिसिल्टिंग हुई है पूरे फैसलाबाद में, अभी आप कहीं भी देख लें, कहीं कोई इशू जरूर होगा, लेकिन मैक्सिमम हमने डिसिल्टिंग करवाई है इस दौर में। तो ये अचीवमेंट ही है जी, रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज और वर्किंग 24 आवर। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं, स्पेसिफिकली इमरान खान के हवाले से। जो बातें उनकी तरफ से की गई, यू टर्न उन्होंने लिया या नहीं लिया? 50 लाख नौकरियां, घर और 1 करोड़ नौकरियां। मैं आपको बताता हूं, यू टर्न का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी बात से पीछे हट गए। यू टर्न, मैं सपोज एज अ बिजनेसमैन आपको बता रहा हूं, मैं कहता हूं कि यार मैंने आज ये पॉलिएस्टर का मतलब यहाँ जिस मतलब एक यूनिट लगाना है,
और मैं लगाता हूँ। मेनवाइल मार्केट पॉलिएस्टर की डाउन हो रही है, मैं कहता हूँ कॉटन बेहतर हो रही है, मैं वहां से अगर दूसरी 2 मशीनें ऐड करके अगर कॉटन में आ जाता हूँ तो इसको यू टर्न तो बोलेंगे आप। चलें इसी एग्जाम्पल को दूसरी एग्जाम्पल से मुशाबत दे देते हैं कि अगर आप किसी शख्स को कहते हैं कि यार मैं फलां क्वालिटी का कपड़ा आपको भेज रहा हूं इतने पैसों में, पैसे उससे ले लिए जाएं और बाद में कपड़ा जो है वो उसे लो क्वालिटी का अगर भेज दिया जाता है सपोज, तो वो चीज जो होती है वो सही नहीं होती। अगर इसी तरह कंपेयर करें, मैं आपकी मिसाल नहीं दे रहा, मैं वजीर आजम साहब की दे रहा हूं कि वजीर आजम साहब ने अवाम को कहा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन अब आके कहा जा रहा है कि यहां पे सूरत हाल बड़ी खराब है, पिछली गवर्नमेंट्स पे डाला जा रहा है, सियासत को चमकाया जा रहा है काम करने की निस्बत। आपने ना मेरे दिल की बात कह दी कि हम एक बंदे से पैसे लेते हैं और उसको कहते हैं हम ये क्वालिटी देंगे और वो नहीं दे रहे। देखें, तब्दीली हमेशा ऊपर से आती है, जिसको एवोल्यूशन कहते हैं। हमारा लीडर चेंज होगा तो स्लोली नीचे आएगी, लेकिन अगर आप रेवोल्यूशन पे जाएंगे ना तो वो तबाही होती है कि हम 5 बंदे बैठे हैं, 5 की आपस में राय नहीं मिलती, हम लड़ पड़ेंगे। हमारे इस्लाम में भी देखें तब्दीली ऊपर से आई थी। अगर इसी तरह जब आप 70 की दहाई पे चलेंगे तो फैसला पाकिस्तान एक एशियन टाइगर बनने जा रहा था और पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट थी, एक ऑनर थी। बिल्कुल इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे जनाब। ब्रेक का क्योंकि वक्त हो गया, माजर चाहिए आपकी बात जो है वो काटना पड़ी, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी चिकन ड्राई चिली काफी हद तक तैयार हो चुकी है और हमारे आज जो गेस्ट शेख शाही साहब मौजूद हैं वो भी इस डिश को लाइक करते हैं और टेस्ट कॉन्शियस पर्सन है, इसलिए आज हम उनको सिखाएंगे। अगर तो वो शेफ को पास कर देते हैं तो मेरा ख्याल ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात होगी। और जो टेस्ट कॉन्शियस शख्स होता है वही आपको बता सकता है कि चीज जो है वो ठीक बनी है या नहीं बनी। तो हमने अपनी पूरी कोशिश की है, अच्छा बनाया और इसके अरोमा से भी मुझे ये फील हो रहा है कि काफी अच्छी आज तैयार हुई होगी और काफी हद तक तैयार भी हो चुकी है। तो मैं चाहूंगा शेफ से वो थोड़ा सा बताएं कि कितनी देर और लगेगी इसे। सर इसको 2 मिनट लगने हैं टोटल। जस्ट 2 मिनट्स लगेंगे। उसकी वजह यह है कि ग्रेवी के अंदर जो वाटर मौजूद है उसे हमने हाइड्रेट करना है। जब उसकी हाइड्रेशन हो जाएगी तो हमारी चिकन ड्राई चिली जो है वो तैयार हो जाएगी। और चावल हमने तैयार कर लिए, मैं चाहता हूं जरा उठा के दिखा दें आप। जैसा कि आप देख सकते हैं चावल हमारे रेडी हैं और उनको पोर कर दिया गया है, लेकिन चावलों में ऐड क्या क्या किया गया है जब इसे हम पका रहे थे वो भी आप बताते चले जाएं साथ साथ, ताकि लोगों को पता चल सके। सबसे पहले इसे ऑयल डाला हमने, उसके बाद इसके अंदर एग ऐड किया हमने, उसके बाद वेजिटेबल मैंने आपको दिखाई थी, सामने पड़ी हुई हैं, और साल्ट, चिकन पाउडर, व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर, ये टेस्ट लगा है। ये चीजें भी ऐड करने के बाद ही चावलों का भी मुनफरिद टेस्ट है जो कि तैयार हो चुका है। और अभी जो नन्हे नन्हे कतरे हैं ये काफी उछल रहे हैं और मुझे डर भी लग रहा है इससे, लेकिन अभी वाटर जो है वो हाई टेम्परेचर पे ही ड्राई होगा, इसलिए इसका टेम्परेचर थोड़ा रेज कर दिया गया है। तो मुझे ये भी बता दें थोड़ा सा कि कितनी देर और लगेगी, क्योंकि 1 मिनट तो गुजर चुका है, मेरा ख्याल अगला 1 मिनट जो है उसमें तैयार हो जाएगी। अच्छा, गार्निशिंग के लिए क्या क्या चीजें यूज की गई हैं ये भी बता दें जरा। गार्निश के लिए ग्रीन चिल्ली है, कुकम्बर है और टमाटो मन है। अच्छा जी, हमारा अच्छा इसमें योगर्ट यूज करते हैं हम? नहीं, योगर्ट या कोई सॉस एक्स्ट्रा? इसमें तो सॉसें इस्तेमाल होती है सारी। अच्छा, सॉसेजेस इसमें ही इस्तेमाल कर ली जाती है, लेकिन समटाइम होता है ना किसी किसी को थाउजेंड आइलैंड बहुत पसंद होती है, बारबेक्यू सॉस बहुत पसंद होती है, वो साथ में उसे यूज कर लेता है। लेकिन अगर आपने विदाउट राइस इसे खाना है तो सॉस इस्तेमाल की जा सकती है, राइस के साथ जो है वो सॉस कम ही इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे थोड़ा सा ये भी बताते चले कि ये जो ज्यादा उछल रहे हैं इसको किस तरह से कम किया जा सकता है, क्योंकि हाथ जलने का खतरा भी रहता है। शेख शाहिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू उतनी देर कर लेते हैं। जनाब, अरोमा से क्या लग रहा है आपको? टेस्ट अच्छा होगा इसका, क्योंकि आप भी टेस्ट लेवर हैं, थोड़ा आपको इल्म होगा इस हवाले से। मैं भी पहले ही कह रहा था कि बड़ी जबरदस्त स्मेल बन गई है, तो अब खा के पता चलेगा। स्मेल से तो लगता है कि एक्सीलेंट होगा। चलें जी, एक्सीलेंट होगा। और हमारी कोशिश होती है कि जो भी चीज हम बनाएं ऑडियंस को दिखाएं बेहतरीन हो, क्योंकि बेहतरीन चीजें जो है वो पकाने से ही बेहतरीन चीजें पकाना सीख सकती है हमारी ऑडियंस। तो आज जो ड्राई चिकन चिली तैयार की गई थी, पोर कर दी गई है और बड़ी जबरदस्त प्रेजेंटेशन इसकी की गई है। आप प्रेजेंटेशन जो बाकी रह गई है गार्निशिंग करने के बाद इसे प्रेजेंट करें, ताकि मैं उतनी देर अपने गेस्ट के पास चलूं और उनसे गुफ्तगू करते हैं और कुछ देर बाद उनको ये खाना चखाएंगे भी। अगर तो वो पास कर देते हैं तो शेफ आज आपकी मौजें लग जाएंगी, क्योंकि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती
और मेहनत का फल जो है इंसान को जरूर मिलता है। और उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस जो इस तमाम रेसिपी को देख रही थी उनको ये भी आ गया होगा कि घर पे इसको किस तरह से बनाना है। मोस्टली लोग चाइनीज जो रेस्टोरेंट्स हैं उसका रुख करते हैं और वहां पे जाने के बाद ये चीजें खाते हैं, लेकिन आप घर पे भी बना सकते हैं क्योंकि कोरोना की सेकंड लेयर आ रही है जनाब, इसलिए बाहर के खाने आप कम करें, घर पे चीजें तैयार करें। जो भी चीज आपको बनानी है हमारे शो के अंदर कॉल भी कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि उसको रेसिपी आपको बताई जाएगी कि किस तरह से घर के ऊपर तैयार की जा सकती है। तो शेख शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ कर लेते हैं। शेख साहब, जब मोस्टली टूर्स पे आप बाहर जाते हैं, कोई अच्छी सीनरी हो, वहां पे बारबेक्यू पार्टी भी की जाती है, उसके लिए खुद तैयार करते हैं? बारबेक्यू बिल्कुल, मैं खुद बारबेक्यू तो कर लेता हूँ, मसाला भी अच्छा लगा लेता हूँ। अच्छा। तो लेकिन वैसे कभी भी जाएं तो मेरा ख्याल है कम ही होता है कि खुद तैयार करूं, कर लेता हूं मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी गाना भी गुनगुनाया होगा किसी ना किसी के लिए, तो गाना गुनगुना लेते हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा बहुत पसंदीदा कोई गाना? पसंदीदा बस वो अच्छा, वैसे भाभी को आज तक कोई गाना गुनगुना के सुनाया, इंप्रेस करने के लिए, पटाने के लिए, मनाने के लिए? कोई हो जाता है ना समटाइम नाराज होता है तो शुरू में जब शादी हुई थी तब। कौन सा गाना सुनाते होते थे? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अच्छा, वो थोड़ा सा हमें भी अगर गुनगुना के। मैंने कभी गुनगुनाया ही नहीं है। आपको वर्ड्स जिस तरह से आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, कभी कभी, मतलब थोड़ा सा। मैं बता रहा हूँ कभी नहीं गुनगुनाया ही। मैंने कहा जिस तरह भाभी को आप सुनाते थे ना वैसे ही सुना दें हमें, क्योंकि आपके बहुत चाहने वाले टीवी देख रहे हैं तो वो चाहेंगे कि शेख साहब जो उनकी जुबान से जो फूल जड़ेंगे उन्हें सुन सकें। बस ये वो फूल नहीं होंगे, वो तो फिर नहीं सर, हमारे लिए वो फूल ही होंगे, यकीन जानिए, ऐसी कोई बात नहीं। मैं नो प्रॉब्लम। जी जी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे अब मुझे याद भी नहीं है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, मतलब लेकिन अच्छा आप ठीक, इतना कोई बुरा नहीं है, आप अच्छा गुनगुना लेते हैं। और इसके साथ साथ आपकी कोई हॉबीज भी हैं, कोई स्पोर्ट्स भी लाइक करते हैं आप? स्पोर्ट्स अब टाइम ही नहीं इतना होता है। वैसे तो क्रिकेट का मैं अपना कॉलेज तक कैप्टन रहा हूँ, उसके बाद अच्छा, यानी अच्छे प्लेयर हैं आप क्रिकेट के? बहुत अच्छा होता था। मैं मतलब यहाँ फैसलाबाद में फैसल क्रिकेट क्लब होता था, मैं उसका एज अटैक बॉलर होता था। अच्छा, फास्ट बॉलर हैं? हाँ जी, फास्ट बॉलर और हार्ड, और यूजुअली फास्ट बॉलर हार्ड हिटर होते हैं, तो हार्ड हिटर भी था। बल्कि हमारे स्कूल का एक पहला मैच था सेंट्रल साइंस स्कूल का, तो उसमें मैंने 8 छक्के मारे थे, तो नेक्स्ट डे अखबार में आया, तो वो खुशी जो है अखबार में नाम आने की तब थी, तो वो मेरा ख्याल है कि वो कभी भी नहीं भूल सकता मैं। अच्छा, कभी डिनर करने का मौका मिले तो किसके साथ करेंगे? डीसी फैसलाबाद के साथ या सीपीओ फैसलाबाद के साथ? मेरा सीपीओ फैसलाबाद के साथ तो इतना इंटरेक्शन नहीं है डीसी फैसलाबाद से। खुदा न खास्ता कभी गोली चली तो किसके आगे आके खड़े हो जाएंगे इन दोनों में से? मून कासरू या शकील शाहद? मून कासरो। मून कासरू, उसकी क्या खास वजह? मून कासरो के लिए तो सब कुछ कर जाऊंगा जो भी हो सके। अच्छा लगता है, चड्डी बड्डी है आपके? बस है प्यार है, मोहब्बत है, और एक औरतों से हटके दोस्ती भी होती है। मोहब्बत है, मोहब्बत है, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, क्या खास बात है जो आपके दोस्तों की आपको अच्छी लगती है? ये तो दोस्त ही बता सकते हैं। नहीं, आपको उनकी क्या खास बात? मतलब होता है ना, कोई दोस्त अचानक घर पे आ जाता है और आपके लिए सरप्राइज पार्टी रख लेता है, या आपको किसी निकनेम से बुलाता है। मतलब हर एक की अपनी अपनी सिग्नेचर, अपना अपना स्टाइल होता है और अपने अपने तरीका होता है गुफ्तगू करने का। अच्छा, मैं इसमें ना बड़ा लकी रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर हम स्कूल के दोस्त गए थे। मेरा आज तक मुझे नहीं याद पड़ता कोई दोस्त हो और वो मेरे से नाराज हुआ हो। तो बस मुझे सिंसियर दोस्त मिले हैं, तो मैं समझता हूँ कि खास बात यही है कि दोस्त सिंसियर हैं मेरे। अच्छा, कभी गर्लफ्रेंड बनी कोई कॉलेज दौर में या यूनिवर्सिटी में? कोशिश तो बहुत की, कभी बनी नहीं। यानी आप पूरी कोशिश करते होते थे कि कोई ना कोई पट जाए, लेकिन पटी नहीं कोई भी? नहीं, अच्छा, कॉन्फिडेंस ही नहीं था ना कि कोशिश वैसे कैसे करते होते थे? मतलब कुछ लड़के होते हैं ना, कोई पास से लड़की गुजरी, सीटियां बजाई, कुछ होते हैं कमेंट्स पास करते हैं, कुछ होते हैं कि खत लिख के उसके रास्ते में छोड़ जाते हैं, कुछ होते हैं नोट पे नंबर लिख के दे देते हैं। यूनिवर्सिटी में तरह तरह के मामलात होते हैं,
तो आप क्या करते होते थे? मैं समझता होता था कि शायद आंखों आंखों में पट जाएगी, मैं बस देखता ही होता था। बात करने की जब भी सोचता था तो दिल धड़कना शुरू हो जाता था। अच्छा, हार्ट बीट तेज हो जाती थी आपकी? बहुत तेज हो जाती थी। अच्छा, कभी आंखों आंखों में कोई किसी ने रिस्पांस नहीं दिया? आंखों वाला मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसे रिस्पांस मिलता है, वो बात करने से ही मिलता है। अच्छा, वजह क्या थी? मतलब हिम्मत क्यों नहीं पड़ी? मतलब दिल में जो होता है जाके बोल दे बंदा, आगे होना ना होना आगे की देखी जाए। मैं बता रहा हूँ, दोस्त मेरे बहुत बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन गर्लफ्रेंड कभी भी नहीं कोई बनी। पता नहीं, वो शायद हिम्मत ही नहीं पड़ी कभी भी। हिम्मत ही नहीं पड़ी। तो वैसे पहली दफा आई लव यू फिर मेरा ख्याल आपने भाभी को ही कहा होगा, क्योंकि हिम्मत उससे पहले तो पड़ी नहीं आप। मैंने पहली दफा गुनगुनाया ही उनके लिए, एक ये गाना गुनगुनाया, एक चलते चलते कोई मिल गया था सर, बस ये 2 गाने मैंने उनको गुनगुना के सुनाए। अच्छा, और उसके बाद भाभी तो आपकी फैन हो गई होंगी जनाब, क्योंकि हर उनकी मेहरबानी है जी। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका हस्बैंड उसके बीवी फैन हो जाए, उनकी मेहरबानी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा कि सियासत में आने का शौक है आपको? नेक्स्ट कोई इलेक्शन लड़ने का मूड है आपका? डिपेंड करता है मूड, सियासत मतलब में सियासत शौक है पसंद तो करते हैं आप? बिल्कुल, सियासत पसंद करते हैं, तो अगली दफा किसी ना किसी हल्के की तरफ से कोई कैंडिडेट आप होंगे, इसका मतलब? देखें, जब टाइम आएगा इलेक्शन का तो पता चलेगा हल्का कोई खाली हुआ, लेकिन मैं सियासत वो पसंद करता हूं जो आवाम की खिदमत के लिए। हाँ, वो सियासत नहीं जो कहते हैं यार तेरा सियासत हो गई, यानी तुम्हें गेड़ा में दे गया अपना बंदा। अच्छा, मोस्टली सियासत को भी आजकल कारोबार ही बना लिया गया है। मतलब सिफारिश कल्चर के लिए भी, सिफारिशों के लिए भी लोगों से लाखों रुपए बटोरे जाते हैं। बिल्कुल। आप इस चीज को क्या कहेंगे? इस हवाले से एक्शन होना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। देखें, वासा में मुझे अगर कोई कंप्लेंट मिलती है तो मैं उस पर एक्शन लेता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी लानत है हमारे माशरे में, सियासत, ये जो रिश्वत और ये 2 नंबरी हैं। बिल्कुल, ऐसे खत्म होना चाहिए, और जब तक ये खत्म नहीं होगा हमारा माशरा बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है, तो हमारे जो शेफ हैं जहांगीर, उन्होंने प्रेजेंट कर दिया है उसे यहाँ पे, और इसी के साथ आज के जो गेस्ट हैं हमारे साथ शेख शाहिद साहब, मैं शो के बाद आपको जरूर टेस्ट कराऊंगा, लेकिन उससे पहले है जी, मुझे देख के ही लग रहा है कि शो में शुरू कर दिया गया। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी आज के शो में आपके आने के लिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल 12 रब्बुल अव्वल के मौका पर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।